नमस्कार साथियों, जैसा कि अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में बातचीत की थी मनोविज्ञान के संदर्भ में, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने प्रथम जो वीडियो था जिसमें बातचीत की थी कि मनोविज्ञान संबंधी क्या क्या समस्याएं होती है, ठीक है, जिसके तहत आप लोगों से को समझाया गया था कि मनोविज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली कैसी है। उसके बाद आपको अगले वीडियो में समझाया गया मनोविज्ञान संबंधी विभिन्न परिभाषाएं और परिभाषाओं में से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। गत वीडियो में जो प्रेषित किया गया उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगले वीडियो के तहत मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि किस प्रकार के आपके विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का आपको आंसर किस प्रकार से निकालना होता है। इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान संबंधी संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो विभिन्न प्रश्न है उनके प्रकार आपके सामने रखे जाएंगे और उनका आंसर कैसे निकालना है, किस तरह से 30 प्रश्नों के माध्यम से आप कई प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अपन बातचीत करते हैं यहाँ पर कि आपके किस तरह से प्रश्न बनकर आएंगे और उन प्रश्नों का आंसर आपको किस तरह से देना है, आपके दिमाग में क्या चलता है और आपको आंसर क्या देना होता है। यहाँ देखिएगा आप, जब अपन बात करते हैं क्या कि मनोविज्ञान, ये प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में जो बातचीत आती है, ठीक है, ए ऑप्शन आत्मा, बी मन, सी व्यवहार और डी क्या होता है? कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में बात ये आती है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आत्मा से। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा होगा मन से और कुछ क्या चल रहा होगा? क्या? व्यवहार से, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। अब इसका आंसर निकालने के लिए आपका आंसर जो आता है वह यहाँ पर आंसर क्या आता है? कोई नहीं। परंतु कोई नहीं आंसर क्यों आया, ये जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा इस सब पर विचार करें। देखिए, जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आंसर आपके सही नहीं होंगे। क्या लिखा है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति। दो शब्द है देखो दोस्तों आपके सामने, एक तो क्या होता है उत्पत्ति और एक शब्द क्या होता है? स्वरूप। एक तो क्या शब्द है? उत्पत्ति और एक शब्द क्या है? स्वरूप। जब बात होती है किसके बारे में? उत्पत्ति के बारे में, तो आंसर आता है क्या? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती कहाँ से? दर्शन शास्त्र से। और जब प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम कौन सा स्वरूप धारण किया, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है? आत्मा। आंसर क्या आ जाता है? आत्मा, ठीक है। अब तुरंत आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? दर्शन शास्त्र से। अब किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दर्शन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं, ठीक है। अब इसी संदर्भ में देखिए और प्रश्न कहाँ से बनता है और कैसा बनता है, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न यह है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम कौन सा स्वरूप धारण किया? अब मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन ने बात की कि स्वरूप में सबसे पहले किसका नाम आएगा? आत्मा का। किसका नाम आएगा? आत्मा का। देखिएगा, यह पढ़ने के बाद आपका आंसर गलत होने की संभावना खत्म। दर्शन, मनोविश्लेषण, संरचना और क्या लिखा है? कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम कौन सा स्वरूप धारण किया? आत्मा। विकल्प में आत्मा कहीं है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं। क्या आंसर होगा? कोई नहीं। अगर प्रश्न बनता है कि आत्मा के बाद कौन सा स्वरूप आया, तो क्या बताओगे? मन। और मन के बाद क्या आया, तो क्या बताओगे? चेतना। शानदार वाला प्रश्न जो आपके सामने आया करता है वह क्या है? आधुनिक समय पर मनोविज्ञान का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो आपका आंसर क्या आता है? व्यवहार। सबसे अच्छा जो प्रश्न इसका बनता है वह क्या बनता है? आधुनिक समय पर वर्तमान में मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, तो क्या आंसर बता दोगे? व्यवहार। मनोविज्ञान ने व्यवहार स्वरूप धारण किया, तो क्या बताओगे? 1912, ठीक है। यह प्रश्न बनता है आधुनिक मनोविज्ञान ने स्वरूप धारण किया, तो क्या बताओगे? 1912 में। ये आपके दो प्रश्न क्लियर हुए। इनसे कई प्रकार के प्रश्न आपके क्लियर होते जाएंगे।
इस वीडियो को पूरा आप सुनेंगे, ठीक है, आप लोगों के तमाम प्रकार के शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान संबंधी जो भी प्रश्न बनते हैं सबका समाधान हो जाएगा। आगे देखिएगा आप अगला और सबसे अच्छा प्रश्न जो निश्चित रूप से आने की संभावना रहती है। प्रश्न आपके सामने यह था, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अनिवार्य है ताकि वह ए विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं का विकास कर सके, बी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके श्रेणी विभाजन कर सके, सी ऑप्शन स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास कर सके, और डी ऑप्शन पाठ्यचर्या का निर्माण कर सके। अब देखो दो बातें आपके सामने होती है, इस दोनों बातों को आप अब जब याद रखोगे आपका आंसर सही हो जाएगा। एक तो क्या होता है कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अनिवार्य है, ठीक है, या इसी को क्या कहे कि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। और एक प्रश्न क्या बनता है, अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करता है। एक प्रश्न तो क्या, अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, और एक प्रश्न क्या, अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करता है। तो जब बात पहले आती है कि अध्यापक अध्ययन करता है, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो या उसका अध्ययन कर रहे हो। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर हम अभी क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। तो मैंने पूछा कि क्यों कर रहे हो अध्ययन, कि सर हमारा सिलेक्शन हो सके, ठीक है, इसका मतलब किसका विकास हो रहा है, अपना या विद्यार्थी का। तो आप क्या कहोगे, सर हमारा। तो हमारा कौन, अध्यापक का। तो अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करने के लिए, और उपयोग करता है। अब अगला प्रश्न और बनेगा, क्या बनेगा, उपयोग करता है। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करने के लिए। देखिएगा अगर आंसर आता ए, तो आपका क्वेश्चन क्या होता कि अध्यापक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करने के लिए। अब आप कहोगे सर अगर आंसर बी आना होता तो फिर प्रश्न क्या पूछा जाएगा। देखिए आप बी सुनो, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके श्रेणी विभाजन कर सके। अब प्रश्न आपसे क्या आता है, निम्न में से अध्यापक का कार्य नहीं है। प्रश्न क्या था, निम्न में से अध्यापक का कार्य नहीं है। तो आंसर क्या आ जाता है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके श्रेणी विभाजन। अध्यापक का कार्य श्रेणी विभाजन करना नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत भेद पाया जाता है उसे समाप्त करना होता है। समझ रहे हो, ठीक है ना। फिर वापस देखिएगा, यहां लिखा है स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास कर सके। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है ताकि स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास कर सके। तो इसका आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। हाँ देखिए आपका अगला प्रश्न और सबसे अच्छा शानदार प्रश्न, ठीक है, वो देखिएगा, अध्यापक का विचार वंश में पहली पीढ़ी जो कि शिक्षण करना चाहती है, सामान्यतः देखा गया है कि उसका शैक्षणिक स्तर कमजोर होता है। यह कथन अध्यापक के ए अनुभव का सूचक है, अनुसंधानों का निष्कर्ष है, अज्ञानता है, बालक का कुसमायोजित होना है। ठीक है, प्रश्न पर आप एक बार गौर फरमाइएगा, ठीक है। 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ोगे आपका आंसर निकलने के चांस बनेंगे। पहली चीज देखिएगा आप, अध्यापक क्या कह रहा है कि वंश में पहली पीढ़ी जो कि पढ़ना चाहती है, ठीक है, तो उसका स्तर कम होता है। तो ये बात आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कोई पीढ़ी में अगर कोई व्यक्ति पहली बार पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा पहली बार पढ़ना चाहता है, तो क्या ये निश्चित है कि उसका बौद्धिक स्तर कमजोर होगा, ठीक है, या वो कुसमायोजित परिवार से संबंधित है, या क्या है, या उसने अध्यापक ने अनुभव प्राप्त कर रखे हैं कि ये पहले कई विद्यार्थी इस तरह के उसके सामने आ चुके हैं, या कोई इस पर रिसर्च हुए हैं, या क्या है, ठीक है ना। तो आपको केवल एक बात याद रखनी है, क्या कि कोई भी बालक पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, यह बात निर्भर नहीं करती है कि बच्चे का स्तर क्या होगा। बच्चे की वर्तमान पढ़ाई निर्भर करती है उसके वातावरण पर, उसके परिप्रेक्ष्य पर। इसके संदर्भ में ब्रूनर ने शानदार विचार प्रस्तुत किया है, और ब्रूनर क्या कहते हैं, ब्रूनर का विचार, किसी भी अवस्था में
किसी भी बालक बालिका को कुछ भी पढ़ाया जा सकता है अधिगम योग्य वातावरण प्रदान करके। बच्चा कैसा भी है, अगर आप उसे अधिगम योग्य वातावरण दोगे तो आसानी से अच्छा पढ़ाया जा सकता है। अब इस बात को सोचकर अगर इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अध्यापक जो कह रहा है कि पीढ़ी में पहला बालक जो कि पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप, लेकिन अध्यापक का विचार पहली पीढ़ी जो कि शिक्षण करना चाहती है, सामान्यतः देखा गया है कि उसका शैक्षणिक स्तर कमजोर होता है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि अध्यापक की अज्ञानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देखिएगा किस तरह से आपका बनता है। सबसे बढ़िया वाला प्रश्न, ठीक है, जिसे अपन एक व्यापक प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं, वो देखो। अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में देखो प्रश्नों की भाषा ये आती है। अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सिवाय एक को छोड़कर बाकी सभी त्रुटिपूर्ण मंतव्य है। तो पहले तो प्रश्न को समझो, क्या सिवाय एक को छोड़कर बाकी सभी त्रुटिपूर्ण मंतव्य है। मंतव्य का मतलब होता है विचार, और सिवाय एक को छोड़कर मतलब एक सही है और बाकी सभी क्या है, गलत है। अब इनको सोचेगा। पहली चीज सतत प्रक्रिया है। अधिकांश विद्यार्थियों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सतत प्रक्रिया। अब सेकंड क्या, दिशा वर्तुलाकार होती है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सही है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि क्या है कि गति सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है ना। और एक क्या है आंसर डी, भविष्यवाणी। तो आपका ज़्यादातर ये जा रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रश्न बिल्कुल सही है, प्रश्न की भाषा सही है और इसमें आंसर भी एक ही है जो कि सही है, बाकी तीन क्या है, गलत है। प्रश्न तो देखिएगा, अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सिवाय एक को छोड़कर बाकी सभी त्रुटिपूर्ण कथन है, इसका मतलब तीन गलत है और एक सही है। पहली चीज तो ये आप ये देखिएगा, प्रश्न को पूछा गया है किसके संदर्भ में, केवल अभिवृद्धि के संदर्भ में या विकास के संदर्भ में या दोनों के संदर्भ में, ठीक है ना। तो क्या बताओगे, दोनों के संदर्भ में। क्या आंसर आएगा, दोनों के संदर्भ में है, अभिवृद्धि और विकास। तो पहला चीज क्या, सतत प्रक्रिया है। क्या अभिवृद्धि और विकास सतत प्रक्रिया है? तो बात क्या आती है, विकास सतत है परंतु अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होते हैं। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर वापस देखिएगा, इस प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न सोल्व करूंगा, ठीक है। फिर वापस देखिएगा, दिशा वृत्तुलाकार होती है। अभिवृद्धि और विकास की दिशा वृत्तुलाकार होती है। और सी ऑप्शन था कि गति सिर से पैर की ओर होती है। अब आप सुनिएगा, अभिवृद्धि और दिशा के संदर्भ में जब बात की जाती है तो पढ़ा जाता है अभिवृद्धि विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या पढ़ा जाता है, अभिवृद्धि और विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। जिसका कि समर्थन करता है कौन, कुप्पू स्वामी। कौन समर्थन करते हैं, कुप्पू स्वामी, ठीक है। और कुप्पू स्वामी क्या कहते हैं कि अभिवृद्धि और विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। अभिवृद्धि विकास की दिशा क्या होती है, सिर से पैर की ओर होती है। और यहाँ क्या लिखा है कि अभिवृद्धि और विकास की दिशा क्या होती है, वृत्तुलाकार होती है। इसका मतलब ये गलत है। अब देखो प्रश्न अगर अपना ये आता, क्या किस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, ठीक है। तो किसके अनुसार, कुप्पू स्वामी के अनुसार सिद्धांत कौन सा है, अभिवृद्धि और विकास की गति का सिद्धांत। देखिएगा, अब वापस आ जाती है क्या, सी ऑप्शन, गति सिर से पैर की ओर होती है। तो गति सिर से पैर की ओर ना होकर क्या होती है, वृत्तुलाकार। इस प्रश्न को आप समझोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सुनो, अभिवृद्धि विकास दोनों के बारे में अपन कॉमन देख रहे हैं। पहली चीज क्या, सतत प्रक्रिया है, तो दोनों सतत नहीं है। सेकंड क्या, दिशा वृत्तुलाकार होती है, तो दिशा वृत्तुलाकार नहीं होती है। दिशा क्या होती है, सिर से पैर की ओर। दिशा क्या होती है, सिर से पैर की ओर। और गति क्या होती है, वृत्तुलाकार। गति क्या होती है, वृत्तुलाकार, ठीक है। अगर यहां यह लिखा होता कि गति वृत्तुलाकार होती है और दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो सही हो जाता, लेकिन उसने लिख दिया दिशा वृत्तुलाकार है और गति सिर से पैर की ओर है, तो यह भी गलत हो गया। अब अगला
कि सर ये तो गलत होगा, भविष्यवाणी थोड़ा ना की जा सकती है। तो आपको पास में अभिवर्धी विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत होता है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से, क्या याद रखोगे, विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से अभिवृद्धि एवं विकास की गति का पता लगाकर निश्चित वातावरण एवं परिस्थितियों में अभिवृद्धि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से अभिवृद्धि एवं विकास की गति का पता लगाकर निश्चित वातावरण और परिस्थितियों में अभिवृद्धि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका मतलब आंसर क्या सही है, डी आंसर सही है और बाकी सभी क्या है, गलत है। मनोविज्ञान में आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आप जो सोचते हो वो आंसर आपका नहीं निकलता है। उसके पीछे आपका कारण क्या है, अधूरा ज्ञान। आप लोग सोचते हो कि सतत प्रक्रिया है, अरे याद ये रखो सतत प्रक्रिया केवल विकास है, अभिवृद्धि सतत नहीं है। फिर जब बात आती है क्या कि दिशा, ठीक है, अपने दिशा तो पढ़ रखी है, दोनों चीज़ें पढ़ रखी है कि अभिवृद्धि और विकास की गति भी होती है और दिशा भी होती है। तो याद क्या रखना है कि दिशा जो है वह सिर से पैर की ओर होती है और गति वृत्तुलाकार होती है। क्या याद रखोगे, गति वृत्तुलाकार होती है। एक विकास दूसरे विकास को साथ में लेकर परिपक्वता प्राप्त करते हुए जो गति करता है उसे क्या कहेंगे, वृत्तुलाकार गति। और जब आपका प्रश्न बनता है कि अभिवृद्धि एवं विकास की गति रचनात्मक होती है, रेखीय होती है, ठीक है, सीधी होती है, लंबवत होती है, वृत्तुलाकार होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वृत्तुलाकार होती है। अभिवृद्धि विकास सीधे या लंबवत गति नहीं करता है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न किस तरह का बनता है वो आप देखेगा। बढ़िया वाला प्रश्न, एक बालक जो कि स्वयं अध्ययनरत रहता है, सुनिएगा, एक बालक जो कि स्वयं अध्ययनरत रहता है परंतु किसी से मेल मिलाप बढ़ाना पसंद नहीं करता है, आपके द्वारा उस बालक के निम्न पहलू का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न को एक बार और पढ़ो। एक बालक जो एक की स्वयं अध्ययनरत रहता है परंतु किसी से मेल मिलाप बढ़ाना पसंद नहीं करता है, आपके द्वारा उस बालक के निम्न पहलू का, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, के का नहीं, के निम्न पहलू का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन आपके पास होते हैं विशिष्टता। ये प्रश्न को पढ़कर आप अपने मन में एक बार आंसर लगाए, विशिष्टता का, विचलनशीलता का, उसके व्यक्तित्व का या उसके मानसिक स्वास्थ्य का। अब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप जब आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपकी बात आ जाएगी कि आप क्या लगा रहे थे और क्या हुआ। देखो, पहली चीज, एक बालक जो स्वयं अध्ययनरत रहता है परंतु किसी से मेल मिलाप बढ़ाना पसंद नहीं करता है, तो पहली चीज तो आपके दिमाग में ये लाइएगा कि ये जो बालक है उसे के किस गुण का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखो उसके लिए बोला उसने स्वयं अध्ययनरत है, इसका मतलब बच्चा पढ़ता तो है लेकिन लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना पसंद नहीं करता है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनके दिमाग में बात आती है कि यार ये बच्चा जो है अंतर्मुखी है। बच्चा क्या है, ये अंतर्मुखी है। अब जैसे अंतर्मुखी की बात आती है तो एक बात और आ जाती है आपके दिमाग में, क्या, बहिर्मुखी। क्या आ जाता है, बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बच्चे के क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार। किसके प्रकार है, व्यक्तित्व के प्रकार, जो कि अध्ययन किसने किया, जुंग ने। किसने अध्ययन किया, जुंग ने। सामाजिक कार्यों के आधार पर, सामाजिक गतिविधियों के आधार पर व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है जुंग के द्वारा। और व्यक्तित्व के प्रमुख दो प्रकार बताते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आपका एक प्रश्न और क्लियर हो गया। जुंग द्वारा व्यक्तित्व के प्रमुख कितने प्रकार बताए गए, प्रमुख कितने प्रकार बताए, दो। कौन कौन से, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कौन कौन से बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, और जब प्रश्न उसने आपसे ये पूछा, देखो कि उस बच्चे के किस पहलू का अध्ययन किया जाएगा, सारी बातें क्लियर, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, मतलब बच्चे की ये क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार है। क्या है ये, बच्चे के व्यक्तित्व के प्रकार है। तो आप बच्चे के किसका अध्ययन करोगे, व्यक्तित्व के। कौन से पहलू का अध्ययन करोगे, बच्चे के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाएगा। याद रहेगा। ठीक है,
प्रश्न आपका ये था, एक बालक जो है कि स्वयं अध्ययनरत रहता है परंतु किसी से मेल मिलाप बढ़ाना पसंद नहीं करता है, आपके द्वारा उस बालक के किस पहलू का अध्ययन किया जाएगा? तो आप क्या बता दोगे? व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको बताया कि व्यक्तित्व का क्यों अध्ययन किया, क्योंकि बच्चा स्वयं अध्ययनरत है, अपने आप में खोया हुआ है, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करता है। बच्चे का प्रकार कौन सा है? अंतर्मुखी प्रश्न जब आपको ये बनता है, एक बालक जो कि प्रत्येक परिस्थिति में, ठीक है, तुरंत वातावरण में समाविष्ट हो जाता है, वाक्पटु है, मेल मिलाप बढ़ाना पसंद करता है, दोस्तों सहेलियों की संख्या अधिक होती है, तो बच्चा कौन से प्रकार का होगा? बहिमुखी। और जो बालक परिस्थिति के आधार पर व्यवहार करता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? उभयमुखी। अगर प्रश्न बनता है कि एक प्रभावी अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? उभयमुखी। क्या आएगा आंसर? उभयमुखी। ठीक है, अब अगला प्रश्न और क्या होता है देखिएगा, एक अच्छे अध्यापक का कार्य नहीं है। मस्त प्रश्न है आपके पास, प्रश्न को आप पढ़िएगा, आंसर निकालिएगा। एक अच्छे अध्यापक का कार्य नहीं है। देखिए, जब बात होती है ना मनोविज्ञान की, रीट के एग्जाम की, सेकंड ग्रेड के एग्जाम की, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की, तो जो रीट का एग्जाम होता है उसमें अप्लाइड बेस के प्रश्न अधिक आते हैं। ठीक है, उसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं। सेकेंड ग्रेड में थोड़ा स्तर कम हो जाता है, रटे रटाए प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन रीट के कंपटीशन की अगर विशेषता बात की जाए तो अप्लाइड बेस ज़्यादा आएगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये अध्यापक पात्रता परीक्षा है। क्या है ये? अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जिसके तहत एग्जामिनर का प्रयास होता है कि आपको 60% अंक लाने से रोका जाए। आपकी पात्रता का पता लगाना है तो वही देखेगा कि आप में इतना विवेक है या नहीं है, आपका चिंतन इतना विकसित हुआ या नहीं हुआ, कि आप प्रश्न की भाषा को समझ सके। देखिएगा आप, एक अच्छे अध्यापक का कार्य नहीं है, प्रसिद्ध प्रश्न इसका। ए, अभिप्रेरणा प्रदान करना, तो आप सब जानते हो, अभिप्रेरणा प्रदान करना अध्यापक का कार्य है। ठीक है, सेकंड, मूल्यांकन द्वारा श्रेणी विभाजन करना। सी ऑप्शन होगा, व्यक्तिगत भेद का पता लगाकर संवर्धन प्रदान करना। संवर्धन शब्द का अर्थ होता है सहायता प्रदान करना। संवर्धन का अर्थ क्या है? सहायता प्रदान करना। आपका आंसर क्लियर। व्यक्तिगत भेद का पता लगाकर संवर्धन प्रदान करना मतलब सहायता तो प्रदान करेगा, ठीक है ना। सामान्य पिछड़क बालक बालिकाओं को विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था करना। सामान्य पिछड़े बालक बालिकाओं के लिए विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था करना मतलब निदान करना, उपचार करना, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सके, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा लगानी है या फिर जो है पृथक कक्षा की व्यवस्था। देखो, कक्षा में भी दो है, एक तो अतिरिक्त कक्षा और एक क्या? पृथक कक्षा। अब अगर आपसे प्रश्न करता है कि सामान्य पिछड़े बालक बालिकाओं के लिए, सामान्य पिछड़े का मतलब है कि जो अपने पाठ्यक्रम को भी पढ़ने में असफल रहते हैं, तो उनके लिए क्या करोगे? अतिरिक्त कक्षा लगाओगे या पृथक लगाओगे? तो ज्यादातर मुझे पता है आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। अरे जो बच्चा पढ़ने में असफल हो रहा है, जितना टाइम पढ़ाया जा रहा है उसमें ही वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाओगे तो क्या पढ़ पाएगा? क्या नहीं ना। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करें? पृथक कक्षा लगाई जाए, ताकि उसमें उस बालक को उसके स्तर अनुसार हस्तलिखित पुस्तकों के माध्यम से कालांश की समय अवधि कम करके शिक्षण कार्य करवाया जा सके। तो अब देखिएगा, यह कार्य अध्यापक का है, ठीक है, यह भी अध्यापक का कार्य है, यह भी अध्यापक का कार्य है, परंतु ये जब बात आ जाती है श्रेणी विभाजन करना, वर्तमान की बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति समन्वित शिक्षा, कौन सी शिक्षा? समन्वित शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, समान शिक्षा, बच्चों को श्रेणियों में विभाजन करने की बातचीत नहीं करती है। तो एक अच्छे अध्यापक का कार्य नहीं है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? मूल्यांकन द्वारा श्रेणी विभाजन करना। याद रहेगा। जैसे देखो प्रश्न आता है क्या आपका अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा शब्द आते ही, ठीक है, आपका ध्यान चला जाता है कहाँ पर? अभिप्रेरणा का मतलब क्या? मोटिवेशन। अब जब अगर आपसे प्रश्न बनता है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की है, तो क्या बताओगे? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। कौन कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। केवल आपको 2 बातें याद रखनी है। व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है तो कौन सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा। और अगर दबाव में कार्य करता है तो फिर क्या होगी? बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न उसने आपको यह दिया सशक्त अभिप्रेरणा का प्रकार है। प्रश्न क्या दिया? सशक्त अभिप्रेरणा का प्रकार है। तो आप क्या बता दोगे? आंतरिक अभिप्रेरणा। सशक्त अभिप्रेरणा कौन सी है? आंतरिक अभिप्रेरणा। और प्रश्न अगर आपसे यह देता है
अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसमें उद्देश्य प्राप्ति संदिग्ध होती है। तो कौन सी अभिप्रेरणा? बाह्य अभिप्रेरणा। या फिर वो ये देता है कि अभिप्रेरणा का वह प्रकार जिसमें कार्य में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। तो कौन सी अभिप्रेरणा होगी? बाह्य अभिप्रेरणा। जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो डिटेल से इसके बारे में बातचीत की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका किस प्रकार का होता है वो देखिएगा। निम्न में से अतिरिक्त संवर्धन की आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की सूची का चुनाव करें। बढ़िया प्रश्न, अच्छे प्रश्न की श्रेणी में जिस प्रश्न को रखा जाता है, देखिएगा, निम्न में से अतिरिक्त संवर्धन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, संवर्धन शब्द का अर्थ क्या होता है? सहायता। संवर्धन शब्द का अर्थ क्या होगा? सहायता। तो प्रश्न क्या है आपको? निम्न में से अतिरिक्त संवर्धन मतलब अतिरिक्त सहायता वाले बालक बालिकाओं की श्रेणी में रखा जाएगा। आप देखिएगा जो प्रश्न बनता है वो क्या है, आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या आ रहे हैं? विकल्प में भी विकल्प होगा। लफड़ा कहाँ पड़ता है? आप वहाँ पर क्या करते हो? जल्दीबाजी करते हो, ठीक है ना, और क्या करते हो? अरे यार पेपर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फटाफट यहाँ पढ़ा प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, शारीरिक पिछड़े और विक्षिप्त, और इनमें से निकाल दोगे क्या? शारीरिक पिछड़ा। ऐसा नहीं है, देखो इसके विकल्प इसके नीचे है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त संवर्धन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जैसे शब्द आता है क्या कि प्रतिभाशाली बालक, तो आपका ध्यान कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक को तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है। फिर सृजनात्मक, फिर वापस क्या? शारीरिक पिछड़ा और विक्षिप्त। तो अधिकांश विद्यार्थी क्या लगाकर आते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा? सी, शारीरिक पिछड़ा। अब सुनो, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक का मतलब है जिसका बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा उच्च होता है, 130 140 से भी ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है, समस्या ज़्यादा किसको आती है? जो ज़्यादा काम करता है। भाई जो चलेगा दौड़ेगा वही गिरेगा, और जो दौड़ता ही नहीं है, बैठा हुआ है, उसके गिरने की संभावना ही पैदा नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि प्रतिभाशाली बच्चों को भी समस्या तो आती है, उनको भी अध्यापक की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर सृजनात्मक बच्चे, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, जो कई प्रकार की गतिविधियां करता है, कई चीज़ों का निर्माण करता है। क्या कहोगे? निर्माण करना। जो प्रश्न अगर सीधा पूछा है ना, सृजनात्मकता से अभिप्राय है, ठीक है, तो क्या बताओगे? कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने की योग्यता, ठीक है। अब क्या? शारीरिक पिछड़ा, तो आप जानते हो शारीरिक पिछड़े को तो जरूरत बेचारे को होगी ही सही, ठीक है ना। और एक क्या बच्चा? विक्षिप्त बच्चा। ये नया शब्द है। अपना मानना क्या होता है कि विक्षिप्त का मतलब क्या होता है? पागल, ठीक है। तो देखिएगा, विक्षिप्त का मतलब पागल नहीं होता है, हालांकि पागल से भी कम नहीं होते। सामान्य जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो आप क्या कहोगे? प्रतिभाशाली के लिए भी जरूरत है, सृजनात्मक के लिए भी होगी, शारीरिक पिछड़ा भी सही है और विक्षिप्त भी सही है। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर ए, बी, सी, डी। देखिए अगला प्रश्न आपका किस तरह से बनता है, ठीक है, जिस पर अपन बात करते हैं। पढ़िएगा आप प्रश्न। किसी व्यक्ति विषय वस्तु के प्रति किसी अन्य व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब जैसे आपके बात में बात आई होगी कि अन्य व्यक्ति का दृष्टिकोण, तो पहली जो क्लास मैंने ली थी उसमें आपको बताई थी क्या? पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें 3 शब्दों पर बात की थी, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। अब तीनों शब्दों का मैंने आपको बताया था ना कि उन पारिभाषिक शब्दावली में से 4 से 5 प्रश्न आपके बनते हैं। जिन्होंने उन तीनों शब्दों को अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, उनका आंसर फटाक से आ जाएगा, क्योंकि मैंने किस बात पर बल दिया है? किसी अन्य व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है विचार, ठीक है, नकारात्मक एवं सकारात्मक। अभिवर्ती नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। किस योग्यता का सूचक है? अभिरुचि का, अभिवर्ती का, अवधान का या अभिक्षमता का। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? अभिवर्ती। जैसे आपकी बात आती है यह शब्द दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है नजरिया। नजरिया मतलब विचार, सोच, जो कि किसी व्यक्ति के प्रति अपना सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। आपका उसर अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब है किसी के प्रति लगाव या झुकाव, इस प्रकार का लगाव या झुकाव जिसके कारण आप उस विषय वस्तु या व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। अवधान का मतलब एकाग्रता और अभिक्षमता का मतलब कौशल। कई प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद आप किसी एक क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करते हो तो किसका सूचक है? अभिक्षमता का। अगर प्रश्न देता कि किसी वस्तु की अप्राप्ति से व्यक्ति में उत्पन्न असंतुष्टि, बेचैनी, उसकी किस योग्यता का सूचक है? अभिरुचि का। क्या कहोगे? अगर प्रश्न बनता कि वह स्थिति जिसमें विषय वस्तु मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से विचरण करती है, तो आंसर क्या आ जाता? अवधान। और प्रश्न अगर आपका यह आता
कि वह योग्यता जिसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद व्यक्ति किसी एक विषय वस्तु का चुनाव करता है, तो आंसर क्या आ जाता? अभिक्षमता। आगे देखते हैं अपन किस प्रकार का प्रश्न आपके लिए बनेगा। ठीक है, वह यह है, बढ़िया प्रश्न जो कई बार बनता है, और यूँ मानिएगा कि इससे संबंधित एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से बनेगा जो अगले 4-5 मिनट में अपन बातचीत करेंगे। सुनिएगा, निम्न में से सही का चुनाव करें। देखो प्रश्न ऐसा है जिसकी कोई भाषा ही नहीं, सीधा सा निम्न में से किसका सही का चुनाव करें। ठीक है, ए प्रेरक, बी समायोजन, सी लक्ष्य और प्रतिपुष्टि। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, प्रतिपुष्टि। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, प्रतिपुष्टि। लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन और प्रतिपुष्टि। अब आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बच्चे के कार्य का चुनाव करवाओगे या बच्चे को कार्य करने के लिए सबसे पहले तैयार करोगे। तो क्या बताओगे? आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई कार्य तो तब करेगा ना जब कार्य करने के लिए अपन क्या हो, तैयार हो। ठीक है ना। और बच्चे को कार्य के लिए तैयार करने का कार्य कौन करता है? प्रेरक। कौन करता है? प्रेरक। और प्रेरक क्या प्रदान करेगा? अभिप्रेरणा। क्या प्रदान करेगा? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा? प्रेरक। इसका मतलब है कि आंसर या तो आपका ए सही होगा। देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है, या तो आंसर आपका ए सही होगा या फिर आंसर सी सही होगा। ठीक है, अब सेकंड बात, समायोजन। समायोजन का मतलब है समस्या का समाधान करना। अब बताओ आप क्या कि बच्चा पहले कार्य करेगा या समस्या पहले आ जाएगी? तो आप कहोगे सर कार्य करेगा तो समस्या आएगी ना, पर कार्य कब करेगा? जब कार्य का चुनाव करेगा। और कार्य बच्चे का क्या है? लक्ष्य। कार्य बच्चे का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा? प्रेरक, और सेकंड नंबर पर क्या आएगा? लक्ष्य। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या है? समायोजन। तो इससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा जो आपका प्रश्न आएगा, इस प्रश्न को आप अच्छे से गौर फरमाइएगा। आपके एक क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से रीट के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सही होगा। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या आता है? लक्ष्य निर्धारण का कार्य किसका है? तो लक्ष्य निर्धारण का कार्य किसका होता है? निर्देशन का। लक्ष्य निर्धारण का कार्य किसका होता है? निर्देशन का। तो अब आपके दिमाग में क्या बात आ जाती है कि सर निर्देशन क्या होता है? तो क्या कहोगे? व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं, उसकी रुचि, उसके पास उपलब्ध उपकरणों, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति के कार्य का चुनाव करवाना तथा उस कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से व्यक्ति को परिचित करवाना ताकि वह स्वयं उन समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निर्देशन। ठीक है, निर्देशन के माध्यम से किसका चुनाव कराओगे? लक्ष्य। परंतु आप जानते हो कितने भी अच्छी तरह से अपन कार्य करें फिर भी बीच में कहीं ना कहीं बिगड़ ही जाता है। अब जब कार्य बिगड़ जाता है तो बच्चा तनाव में आ जाता है, समायोजन बिगड़ जाता है। इसका मतलब बच्चे की क्या स्थापित करवाना पड़ेगा? समायोजन। और समायोजन स्थापित करने के लिए उसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और समस्या समाधान के लिए बच्चे को क्या प्रदान करना होगा? परामर्श। क्या प्रदान करना होगा? परामर्श। तो सबसे पहले तो क्या होगा? प्रेरक, फिर क्या है? लक्ष्य, फिर समायोजन, और अंत में बच्चे को प्रतिपुष्टि मिलेगी। प्रतिपुष्टि जिससे कि अपन एक तरह से ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पुनर्बलन। क्या कह सकते हैं? पुनर्बलन। आपका आंसर क्या हो गया? प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन में यहाँ पर ये नहीं होता तो सबसे पहले क्या लिखा होता? अभिप्रेरणा। फिर यहाँ पर क्या लिखा होता? निर्देशन। यहाँ क्या लिखा होता? परामर्श। और यहाँ पर क्या लिखा होता? पुनर्बलन। आता है समझ में? ये आपके प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार का होगा वो आप देखिएगा। बढ़िया प्रश्न। व्यवहार के अध्ययन की प्रयुक्त प्रणाली जो कि कार्य कारण संबंध पर आधारित होती है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। एक जैसे शब्द आ जाता है क्या? कार्य कारण संबंध। कोई भी कार्य हो रहा है, कार्य क्यों किया जा रहा है, उसका संबंध उस कार्य का क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करना पड़ता है आपको? इसके लिए आपको एक ही शब्द याद रखना है कि कार्य कारण संबंध अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। और अब जैसे ही आपकी बात आती है आप वहां पर जाइएगा। अगर आपने ये चीज़ इतना सा एक शब्द ही पढ़ा है कि कार्य कारण संबंध, तो इसका मतलब क्या करना है? प्रयोग। तो आपका आंसर फटाक से सही हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? प्रयोगात्मक विधि। क्या आंसर आ जाएगा? प्रयोगात्मक। कार्य कारण संबंध का पता लगाने के लिए वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि या अध्यापक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली। तो क्या बताओगे? प्रयोगात्मक विधि। या फिर वो प्रश्न करता है व्यवहार के अध्ययन की वह प्रणाली जो निश्चित परिस्थितियों में लागू की जाती है, जिसमें पूर्णतः विश्वसनीयता पाई जाती है। ठीक है, तो भी क्या बता दोगे?
प्रयोगात्मक विधि निश्चित नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाएगा। पूर्णतः विश्वसनीयता होती है। अब विश्वसनीयता क्यों होती है? क्योंकि परिणामों में 100% सत्यता पाई जाती है। पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है तो भी आप क्या बताओगे? प्रयोगात्मक। अब आप कहोगे सर मनोविश्लेषण आए तो क्या? तो ये मनोविश्लेषण अपने आप में कई प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि मनोविश्लेषण मतलब सिगमंड फ्रायड। अब सिगमंड फ्रायड मतलब आपका ध्यान चला जाता है चेतन मन, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन और 3 धासु बातें, ईड, ईगो और सुपर ईगो, सारी चीजें किसमें देखेंगे अपन? मनोविश्लेषण। परंतु इसमें से शानदार प्रश्न बनता है, मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है किस मन के किस भाग का? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या सभी? तो सही आंसर क्या आता है? अचेतन मन। किसका आंसर आएगा? अचेतन मन। जब इस विधि को डिटेल से पढ़ाऊंगा वह बात करूंगा। अब प्रश्न वापस अगर आपके सामने बनता है, क्या किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र परीक्षण की सत्यता एवं शुद्धता की जांच करनी है? अब आप जानते हो सत्यता और शुद्धता की जांच करनी है, इसका मतलब है कि फिर उसमें जोड़ गुणा बाकी भाग तमाम चीजें होगी, और जहां जोड़ गुणा बाकी भाग प्रतिशत तमाम चीजें हैं वहां पर क्या आ जाएगी? सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि होगी? सांख्यिकी विधि। सत्यता एवं शुद्धता की जांच करनी है तो कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? सांख्यिकी विधि। या फिर आपके सामने प्रश्न करता है, अब मैं अगले 2 मिनट में जो बात करूंगा निश्चित रूप से आपके वो प्रश्न आने ही है, ठीक है। अब जैसे सांख्यिकी विधि की बात आती है तो कि सर सत्यता, शुद्धता, विश्वसनीयता ये चीजें सब क्या है? तो पहली चीज आपके सामने एक शब्द तो यह आ जाता है वैधता। क्या आ जाता है? वैधता। एक शब्द क्या आ जाता है? विश्वसनीयता। क्या आ जाता है? विश्वसनीयता। और एक शब्द आपके पास में क्या आ जाता है? व्यापकता। कौन सा शब्द आ जाएगा? व्यापकता। तो पहला प्रश्न जब आपके सामने बनता है, किसी भी कार्य को कितने भी व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाए परंतु उसके परिणामों में परिवर्तन नहीं आता है। किसी भी कार्य को कितने भी व्यक्तियों पर प्रसारित किया जाए परंतु उसके परिणामों में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो वह कौन सा गुण है? अब देखो बात क्या, किसी भी कार्य को कितनी भी बार कहा किया लेकिन बदलाव नहीं आया, क्या नहीं हुआ? बदला नहीं। अब एक अपन व्यवहारिक बात कर ले, क्या एक व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग जगह पर कहता है पर सब जगह पर वो क्या करता है? अलग अलग तरह से कहेगा। एक ही बात अलग अलग स्थान पर एक ही व्यक्ति ने कही पर सब जगह पर क्या है? वो अलग अलग है। तो आप क्या कहोगे? इसके ऊपर मेरे को क्या नहीं है? विश्वास नहीं। क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। जहां पर परिवर्तन बार बार हो रहा है वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है। अब इसी बात को अपने प्रश्न पर ले आते हैं, क्या कि अध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र से कार्य के परिणाम बार बार बदलते हैं। इसका मतलब किसका अभाव है? विश्वसनीयता की कमी। और कितनी भी बार प्रसारित किया जाए परंतु परिणामों में परिवर्तन नहीं आता है तो कौन सा गुण है? विश्वसनीयता। याद रहेगा। फिर वापस क्या? वेदता। तो वेदता के लिए आपको क्या याद रखना है? उद्देश्य प्राप्ति। क्या याद रखना है? उद्देश्य प्राप्ति। हम जिस किसी भी कार्य को कर रहे हैं प्रत्येक कार्य को करने का अपना उद्देश्य होता है, और किए गए कार्य से यदि आपका उद्देश्य प्राप्त होता है तो उसमें क्या निहित है? वेदता। और अगर उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब कौन से गुण की कमी है? वेदता की। अब प्रश्न आपको क्या दिया कि क्या कोई भी प्रश्न विषय वस्तु का जितना अधिक क्षेत्र घेरता है वह प्रश्न उतना ही क्या होगा? व्यापक होगा। क्या होगा? व्यापक होगा। अब जब बात चल रही है तो एक बात और मैं साथ में बता देता हूं, क्या? वस्तुनिष्ठता। क्या बता देता हूं? वस्तुनिष्ठता। आप यकीन मानिएगा, वैसे तो आप जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको पता है कि ये चारों शब्द अपने आप में प्रश्न है। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय है, एक लाइन में याद रखेंगे, एक प्रश्न का एक उत्तर होना। वस्तुनिष्ठता से क्या अभिप्राय है? एक प्रश्न का एक उत्तर होना, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठता। और जब एक प्रश्न का एक उत्तर है तो कितने भी व्यक्तियों से उसकी जांच करवाओ लेकिन परिणामों में परिवर्तन नहीं आएगा। भावार्थ क्या हो गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा 100% क्या पाई जाती है? विश्वसनीयता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा 100% क्या पाई जाती है? विश्वसनीयता पाई जाती है। अब इसी क्रम में एक बात और मैं आपको बता देता हूं, क्या? बहुविकल्पी प्रश्न। क्या? बहुविकल्पी
प्रश्न। जब बात ये आती है किसकी, बहुविकल्पी की, तो आपको क्या याद रखना है, बहुविकल्पी से मतलब है एक से अधिक विकल्प होना और एक से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना होता है जो कि सही होता है। ठीक है, अब प्रश्न पहला क्या पूछा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, तो दो बातें याद रखोगे। पहला तो क्या, निर्णय लेने की क्षमता का पता लगाना, और सेकंड क्या, पहचान करने की योग्यता का पता लगाना। ठीक है, अब प्रश्न कहाँ आता है कि समस्त बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। समस्त बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। और हमेशा कौन सा गुण विद्यमान होता है इसमें, विश्वसनीयता, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में विकल्प कितने भी हो परंतु आंसर एक ही होगा, और जिसका एक आंसर है, ठीक है, उसमें कौन सा गुण है, वस्तुनिष्ठता, और जिसमें वस्तुनिष्ठता है उसमें हमेशा क्या होती है, विश्वसनीयता विद्यमान होती है। परंतु प्रश्न उसने ये पूछ लिया। देखो बात क्या, बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। मैंने किसके लिए बोला, बहुविकल्पी प्रश्नों के, लेकिन उसने प्रश्न ये पूछा कि समस्त प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमेशा बहुविकल्पी होते हैं। इस विचार से आप सहमत हो या असहमत हो। प्रश्न आपका क्या है कि समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमेशा बहुविकल्पी होते हैं, तो आप क्या कहोगे, जरूरी नहीं। ये प्रश्न क्या प्रकार है, ये प्रश्न की प्रकृति है जो कि आपको घुमा देती है। आपको तो लगता है कि और वस्तुनिष्ठ सर ने बताया था, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं। अरे बात की, प्रश्न की भाषा समझो। बहुविकल्पी हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं, परंतु वस्तुनिष्ठ हमेशा बहुविकल्पी हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, एक शानदार विधि, क्या, विकासात्मक। इस विधि को पढ़ने के लिए केवल आपको एक शब्द याद रखना है, क्या, विकास। ठीक है, जैसे ही विकास की बात आती है तो आपका ध्यान चला जाना चाहिए कि विकास जो है वो किसी एक पहलू से संबंधित होता है या समस्त पहलुओं से संबंधित होता है। तो आपका ध्यान कहाँ जाता है कि समस्त पहलुओं से संबंधित होता है, क्योंकि विकास क्या होता है, सार्वभौमिक। क्या होता है, सार्वभौमिक। इसका मतलब विकासात्मक विधि के माध्यम से सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा। अगर प्रश्न आपका यह बनता, आप सुनिएगा, आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर प्रश्न आपका यह बनता कि सभी प्रकार के व्यवहारों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त प्रणाली है, तो क्या आंसर आ जाएगा, विकासात्मक। ठीक है, और सभी प्रकार का व्यवहार का मतलब है वंशक्रम और वातावरण। सभी प्रकार के व्यवहार में क्या क्या आ जाएंगे, वंशक्रम और वातावरण। और प्रश्न अगर आपका यह बन जाता है व्यवहार पर वंशक्रम वातावरण का प्रभाव देखने के लिए प्रयुक्त प्रणाली है, तो आपका आंसर क्या आएगा, विकासात्मक। आपको अब जैसे विकासात्मक का नाम आता है तो दो बातों पर ध्यान जाता है, एक तो कालानुक्रमिक विधि और एक अनुप्रस्थ काट विधि। इनके बारे में जब अपन डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको विस्तार से बताया जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके पास क्या बनता है उस पर अपन बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके माध्यम से सभी प्रकार, अब इस प्रश्न का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना दिमाग लगाएं और चेतन अवस्था में आंसर दीजिएगा। व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके माध्यम से सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करके व्यवहार पर वंशक्रम वातावरण का प्रभाव देखा जाता है। फटाक से आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, विकासात्मक विधि। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करना है, फिर वापस क्या बात पर अंडरलाइन करना होगा आपको, वंशक्रम वातावरण का प्रभाव देखना है। तो प्रयुक्त विधि कौन सी होगी, विकासात्मक विधि। एक शब्द और आपके प्रयोग में लिया गया है, क्या, तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक का मतलब है तुलना करना। ठीक है, तुलना अपने आप से करना या दूसरे से करना। ठीक है, हमेशा तुलना की जाती है दूसरे से। तो किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को आदर्श मानकर, याद क्या रखना है, किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को आदर्श मानकर दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में पाई जाने वाली कमियों एवं अच्छाइयों का पता लगाना है। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तुलनात्मक विधि का। अपने को ये देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो आपको देखो वैसे लफड़ा कहाँ पड़ता है अपने साथ। दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि अपन किसी से क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। किसी से अपन ने कह दिया कि ये अच्छा है, तू खराब है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सामने वाला क्या कहता है, तो जाओ ना उससे बात करो, मेरे से क्यों बात कर रहे हो, ये होता है। ठीक है ना, जबकि अगर आपको आपकी कमियों में सुधार करना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो अपने आप की दूसरों से क्या करना सीख जाओ, तुलना। परंतु तुलना में क्या देखना होता है, अपन क्या देखते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और वो अच्छाई जो उसमें हो वो मेरे अंदर है या नहीं है। तमाम चीज़ें क्या आ जाएगी, तुलनात्मक। जीवन इतिहास को अभी नहीं बताऊंगा, अगले क्रम में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा वो आप देखिएगा, आपके पास स्क्रीन पर अगला प्रश्न, व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके माध्यम से एक समय में
एक बालक बालिका के एक ही प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करके व्यवहार में पाई जाने वाली विलक्षणताओं, असमानताओं का पता लगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन इस प्रकार के ऑप्शन है जो आपको सही लग रहे हैं, पर अब इसमें 2-3 बातें आपको पकड़नी है। पहला तो आपको अगर एक बात अगर इसमें आपको याद है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो वह क्या, इतना सा अगर आपको याद है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आंसर गलत नहीं होता है। क्या कि सर क्या, एक समय में एक बालक बालिका, तो एक समय में एक बालक बालिका के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि होती है व्यक्तिक अध्ययन विधि। कौन सी विधि होती है? व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्तिक अध्ययन विधि को ही कहा जाता है आपकी फेवरेट विधि जिसे आप कहते हो केस स्टडी। क्या कहते हो? केस स्टडी, जिसका बाप है टाइडमैन। बाप का मतलब है प्रवर्तक, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? टाइडमैन द्वारा। देखो मैंने आपके सामने 2 प्रश्न वो लिखे। पहला तो क्या, जीवन इतिहास विधि का प्रवर्तक कौन? टाइडमैन। फिर वापस क्या, जीवन इतिहास विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तो क्या बताओगे? एक समय में एक प्रकार के बालक बालिका के एक ही प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखो अपन ने पहले बात की थी क्या, विकासात्मक के बारे में। तो विकासात्मक के तहत अपन ने बात की थी कि सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करना होता है और एक समय में कई बच्चों को भी एकत्रित किया जा सकता है, परंतु एक समय में एक बालक बालिका के एक ही प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करना है तो प्रयुक्त प्रणाली कौन सी होगी? व्यक्तिक अध्ययन विधि, और इसी को क्या कहते हैं? जीवन इतिहास विधि। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाता है? जीवन इतिहास विधि। और इसका सबसे अच्छा जो प्रश्न आपके पास होता है वह यह होता है कि समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि। प्रश्न क्या देता है? समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो समस्यात्मक बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जीवन इतिहास विधि। या प्रश्न करता है कि एक बालक कक्षा से पलायन कर जाता है, उसके कक्षा से पलायन करने के कारणों का पता लगाना है, कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? जीवन इतिहास विधि का। या फिर अगर प्रश्न ये पूछा जाता है एक बालक झूठ बोलता है, चोरी करता है, तमाम चीजें आक्रामक स्वभाव का है, तो ये सब चीजें बच्चे की क्या है? अपने आप में समस्या है, कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? जीवन इतिहास का। अब अच्छा शब्द आपके पास जो होता है, जो हमेशा एग्जाम में आता है, वो ये शब्द निदान। 2 शब्द आपके पास होते हैं, देखो उनको समझिएगा। एक तो कौन सा शब्द आपके पास होता है? निदान। आप निश्चित रूप से लिख लीजिएगा, गिठान बांध कर रख लो। 2 शब्द जो अभी मैं बोल रहा हूं, दोनों में से एक प्रश्न आपके पास आएगा। ये जो वीडियो आप सुन रहे हो, इसको अगर पूरा सुनते हो, ठीक है, तो इस वीडियो में से 5 से 6 प्रश्न आपके रीट की बात नहीं कर रहा हूं, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एचएम, तमाम जितने भी एग्जाम देते हो, इस वीडियो में से 5 से 6 प्रश्न आपके निश्चित रूप से बनते हैं। परंतु इसको पूरा गौर से, जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वो बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ क्वेश्चनों का, उन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, आपके प्रश्न बनेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको इस चीज़ से ये सीखने को मिलेगा कि प्रश्नों का उत्तर देना कैसे होता है, विषय वस्तु की व्यापकता का अध्ययन कैसे करना होता है। आपके सब आंसर सही होंगे। देखिएगा क्या शब्द लिखा है? निदान। मैंने बोला कि 2 शब्दों में से आपका एक प्रश्न आएगा और आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब क्यों नहीं रोक सकता वो तो मैं जानूं, ठीक है, प्रश्न जाने परंतु आएगा। ठीक है, आपको केवल प्रश्न के बारे में सोचना है। देखो जैसे बात आती है उपचारात्मक की, तो उपचारात्मक क्या होता है? अध्ययन। और निदानात्मक क्या होता है? परीक्षण। ये बातें याद रखो। या एक शब्द जो याद रखिएगा, निदान का मतलब है क्या? जांच। निदान का मतलब क्या होगा? जांच। और उपचार का मतलब क्या होता है? समाधान। उपचार का मतलब क्या होता है? समाधान। अब प्रश्न जब आपका जो बनता है एग्जाम में, वह प्रश्न क्या बनेगा?
विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने हेतु, क्या प्रश्न दिया, विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने हेतु किस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो क्या बताओगे, निदानात्मक परीक्षण। क्या बताओगे, निदानात्मक परीक्षण। और निदान के लिए क्या करना पड़ता है, निदान के लिए आपको क्या करना होगा, मूल्यांकन। निदान के लिए क्या करना होगा, मूल्यांकन। देखिएगा जो आपका प्रश्न आएगा, वर्तमान में मूल्यांकन की कौन सी पद्धति प्रचलित है, तो क्या बताओगे, सतत एवं व्यापक। हमेशा प्रश्न आता है शब्द में से, ठीक है। अभी अपन इस पर बात करते हैं। निदान, निदान के लिए जब मैंने बात की विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाना है तो क्या करना होगा, निदान। निदान से पहले कौन सी प्रक्रिया से गुजरोगे, मूल्यांकन। मूल्यांकन से पहले क्या बनाया जाएगा, प्रश्न पत्र। क्या बनाया जाएगा, प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता। देखिए प्रश्नों तक आपको कैसे पहुंचाया जाएगा, आपको पढ़ते वक्त किन चीजों पर ध्यान देना है उसको समझिए आप तो, ठीक है। क्या बात कर रहे थे, निदान। निदान क्यों किया गया, विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन हेतु किसका निर्माण करना पड़ेगा, प्रश्न पत्र का। प्रश्न पत्र में किसका पता लगाना है, गुणवत्ता। प्रश्न क्या होता है, प्रश्न पत्र में गुणवत्ता का पता लगाने हेतु किसका निर्माण किया जाएगा, नील पत्र का। किसका निर्माण किया जाएगा, नील पत्र का, जिसे आपकी भाषा में कहा जाता है ब्लूप्रिंट। क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट। अब प्रश्न कहा आता है नील पत्र का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, तो क्या बताओगे, 3 प्रकार से। नील पत्र का निर्माण कितने प्रकार से करोगे, 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार कौन कौन से, उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर करोगे, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर मतलब आपको क्या जांचनी होगी, वैधता। हो गया आपका प्रश्न क्लियर, ठीक है। वैधता का जांच करनी है तो किसका पता लगाओगे, उद्देश्य। उद्देश्य अप्राप्त है, इसका मतलब किसकी कमी है, वैधता। किसका प्रकार बता रहा हूं, नीलपत्र। नीलपत्र का प्रकार क्या, उद्देश्य के आधार पर। एक किसके आधार पर, अंक भार। किसके आधार पर, तो क्या बता दोगे, अंक भार के आधार पर, ठीक है। अंक भार मतलब क्या, विश्वसनीयता। मतलब क्या, अंक भार में क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता। और ये क्या, विषय वस्तु। प्रश्न पत्र का निर्माण कितने प्रकार से किया जाएगा, प्रश्न पत्र में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता। गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किसका निर्माण करोगे, नील पत्र का। और नील पत्र का निर्माण कितने प्रकार से करोगे, 3 प्रकार से। 3 कौन कौन से, तो उद्देश्य के आधार पर, अंक भार के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। उद्देश्य जांचना है तो क्या जांचनी होगी, वैधता। अंक भार जांचना है तो क्या, विश्वसनीयता। और विषय वस्तु की जांच करनी है तो क्या आएगा, व्यापकता। क्या आंसर आ जाएगा, व्यापकता, ठीक है। अब बात आती है क्या, उपचारात्मक शिक्षण। आपने पता लगा लिया कि बच्चे के ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो अब आपको उसका क्या करना होगा, समाधान। क्या करना होगा, समाधान। तो अध्यापक, अब प्रश्न कहाँ आता है, समाधान करने के लिए क्या करोगे, उपचारात्मक क्या होगा, शिक्षण, अध्यापन, ठीक है। अब बात कहाँ आती है, प्रश्न ये दिया, उपचारात्मक शिक्षण के तहत अनिवार्यता होती है। प्रश्न सुनिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के तहत अनिवार्यता होती है, ए, विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया जाए, बी, अध्यापक को परिवर्तित कर दिया जाए, सी, अध्यापक में परिवर्तन किया जाए, डी, विद्यार्थियों को परिवर्तित कर दिया जाए। प्रश्न आपका यह था, उपचारात्मक शिक्षण के तहत अनिवार्यता होती है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या था, विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया जाए। परिवर्तित का मतलब होता है बदल दिया जाए, ठीक है, मतलब विषय वस्तु को बदल दे, तो ऐसा संभव नहीं है। बी, अध्यापक को परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब अध्यापक को चेंज कर दिया जाए। और सी ऑप्शन है, अध्यापक में परिवर्तन कर दिया जाए। तो क्या सही आंसर होगा, अध्यापक में परिवर्तन कर दिया जाए। एक शब्द, एक पंक्ति याद रखनी होगी। क्या याद रखोगे, उपचारात्मक शिक्षण के तहत अनिवार्यता होती है शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री में परिवर्तन करके दोबारा शिक्षण करवाया जाए। क्या याद रखना होगा,
शिक्षण विधियों, प्रयोग विधियों, सहायक सामग्री में परिवर्तन करके दोबारा शिक्षण करवाया जाए। और इससे भी बढ़िया प्रश्न आपके सामने यह होता है कि उपचारात्मक शिक्षण आधारित होता है संपूर्ण विषय वस्तु पर या कठिनाई स्तर पर। तो क्या याद रखोगे? कठिनाई स्तर। संपूर्ण विषय वस्तु का कभी भी उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है। संपूर्ण विषय वस्तु का क्या करवाया जाता है? शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण केवल उसका होता है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है। तो उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित होता है? कठिनाई स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में क्या होगा उस पर अपन विचार विमर्श करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न। एक बालक जो कि, अब प्रश्न को समझिएगा, सुनिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। एक बालक जो कि प्राय गणित विषय के कालांश में कक्षा से पलायन कर जाता है, आपके द्वारा उस बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। निदानात्मक अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन। अब आपको क्या देखना है? एक बालक कक्षा से गणित के कालांश में पलायन कर जाता है, तो अब आप क्या कहोगे कि सबसे पहली बात क्या जाती है, सर वो कक्षा से भागता क्यों है? अपने ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? अरे यार तूने समस्या पैदा कर रखी है तो भाग जाता है। मतलब क्या पैदा कर रखी है? समस्या। तो बच्चा क्या हो गया? समस्यात्मक। बच्चा क्या हो गया? समस्यात्मक। और इससे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? शाबाश, जीवन इतिहास विधि। कौन सी विधि? जीवन इतिहास विधि। ठीक है, जीवन इतिहास विधि वही टाइडमैन केस स्टडी, जिसे अपन ने क्या नाम दिया? व्यक्तिगत अध्ययन विधि। क्या नाम दिया? व्यक्तिगत अध्ययन विधि। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन विधि। प्रत्येक प्रश्न सीधा होगा, परंतु आपको उसका विषय वस्तु का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका किस प्रकार से होगा वो अपन बात करते हैं। सबसे सीधा प्रश्न और सबसे अच्छा प्रश्न, जहां से आपके हमेशा प्रश्न आया करता है, वो देखिएगा। मन के विभिन्न विभागों के विकास का सही क्रम क्या है? ठीक है, ईगो, सुपर ईगो, ईड, ईड, सुपर ईगो, ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईगो और ईड। अब आपको देखो क्या याद रखना, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, मनोविश्लेषण जैसे शब्द आता है तो आपका ध्यान चला जाता है ईडीगो, सुपर ईगो। और उस संदर्भ में मैंने आपको एक बात और कही थी, क्या कि सिगमंड फ्रायड ने शेषवा अवस्था को काम प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि प्रारंभिक जन्म के बाद प्रारंभिक समय में शिशु पर किसका प्रभाव होता है? ईड का। किसका प्रभाव होता है? ईड का। ठीक है, और फिर वापस बात कहाँ आती है? ईड के बाद कौन विकसित होता है? ईगो। और अब प्रश्न उसने देखो आपसे क्या, सुपर ईगो विकसित होता है कब? अब इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या याद रखना होगा कि जो सुपर ईगो है यह नैतिकता का सूचक है। किसका सूचक है? नैतिकता का। और बच्चे में नैतिक गुणों का विकास होता है बाल्यावस्था के आरंभ से। ठीक है, देखो दो शब्द हैं। बच्चे में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, तो सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, इसके लिए आपको क्या बताना होगा? जैसे अपन बात करते हैं कि बच्चे सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास किसके माध्यम से होता है? अंतःक्रिया के माध्यम से। और बच्चा पैदा होने के बाद से अंतःक्रिया करने लग जाता है। इसका मतलब है कि सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है बच्चे के पैदा होने के बाद से। ठीक है, और नैतिक विकास किसकी देन है? सुपर ईगो की। ठीक है, जो कि सुपर ईगो का विकास होता है तो कब होता है? बाल्यावस्था के आरंभ में। कब होता है? क्या बताओगे? बाल्यावस्था के आरंभ में। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आपका आंसर क्लियर। सबसे पहले कौन विकसित होगा? ईड। ईड के लिए क्या याद रखोगे? पशु प्रवृत्ति का होता है, नकारात्मक प्रवृत्तियों का सूचक है, गलत व्यक्तित्व का निर्माण करता है। काम प्रवृत्ति का सूचक है, व्यक्ति को अच्छे कार्यों से गलत कार्यों की ओर लेकर जाता है। नकारात्मक अभिवृत्ति का, आपके दिमाग में जितने भी गलत विचार पैदा होते हैं, नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, नेगेटिव जो भावना पैदा होती है, वो सब किसकी देन है? ईड की। और क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीजों का सूचक कौन है? ईगो। और नैतिकता और आदर्श का सूचक कौन है? सुपर ईगो। नैतिकता आदर्श का सूचक कौन है? सुपर ईगो। ठीक है, अगले प्रश्न पर अपन बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार का होता है वो देखिएगा। अच्छा प्रश्न, क्या अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? इस प्रश्न का आंसर आपको आते हुए भी गलत होता है। क्यों गलत होता है वो आप इसका आंसर लगाए और फिर देखें कि आपने क्या आंसर लगाया था और आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, देखिएगा, अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया आरंभ
हो जाती है। पहला चीज क्या, गर्भ पूर्व। बी ऑप्शन क्या है, प्रसव पूर्व। सी क्या है, प्रसव उपरांत। और डी क्या है, पैदा होने के बाद। अब आप लोगों के साथ जो भी आपने आंसर लगाया, आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करना। कुछ एक ने आंसर लगाया है ये गर्भ पूर्व। अब आपको क्या लगता है कि तो मैंने पढ़ रखा है गर्भ पूर्व। अरे गर्भ पूर्व का मतलब है कि गर्भ धारण हुआ ही नहीं। गर्भ धारण नहीं हुआ उसके पहले से अभिवृद्धि विकास कहाँ, हवा में होंगे नहीं ना। अब आप सिर पकड़ोगे तो अरे गलत हो गया। आपने पढ़ा था गर्भाधारण काल में, है ना। यहाँ क्या लिखा है, गर्भ पूर्व। गलत हुआ, आपने जल्दी करी ना, गलत ही होगा। आपको तो पाकिस्तान जाना है तो जल्दीबाजी करते हो, ठीक है ना। गर्भ पूर्व। अब क्या, प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व का मतलब होता है, देखो प्रसव होना मतलब पैदा हो जाना, और प्रसव पूर्व का मतलब है पैदा होने से पहले। क्या मतलब है, पैदा होने से पहले। और पैदा होने से पहले का मतलब क्या है, गर्भाधान काल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर। या लिखो प्रसव उपरांत, प्रसव के बाद, क्योंकि अपने बात के लिए गर्भाधान काल की, पैदा होने के बाद, यह भी नहीं होगा। सही आंसर क्या आया, गर्भाधान काल। गर्भाधान काल का मतलब क्या, प्रसव पूर्व। तो सही आंसर क्या बन गया आपका, प्रसव पूर्व। ऐसे प्रश्नों का आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा उस चीज का उपयोग करना होता है जो कि हमारे अंदर कम है, ठीक है क्या। अब वो आप जानो, ठीक है। तो क्या कहोगे, अभिवृद्धि विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो क्या बताओगे, गर्भाधान काल से, ठीक है। जिसको कि अपन आंसर क्या देंगे, प्रसव पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार से होता है वो आप देखिएगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, हाँ देखिएगा, पढ़ो आप प्रश्न को। मनोविज्ञान के माध्यम से व्यवहार में, इससे अंदर प्रश्न है, मनोविज्ञान के माध्यम से व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात मनोविज्ञान है। इस शब्द को आप याद रखेंगे। ऐच्छिक का मतलब है इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान को क्या बोला, व्यवहार का विज्ञान, विज्ञान, विकास का विज्ञान, या फिर कला। कई बातें आपके दिमाग में आ रही होगी, आप एक आंसर जो भी है वो आप क्लिक कर लें, ठीक है। अब देखिएगा, ज्यादातर विद्यार्थी इसका आंसर क्लिक करते हैं व्यवहार का विज्ञान। परंतु आपको याद हो तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि इसमें प्रकृति के विभिन्न घटकों के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव पशु के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसलिए मनोविज्ञान को क्या बोला, व्यवहार का विज्ञान। अंतः संबंधों का अध्ययन करता है, पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसलिए व्यवहार का विज्ञान है। और ये क्या कह रहा है, ऐच्छिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब क्या है, विज्ञान। जहां विज्ञान शब्द है वहां पर क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। जहां नियंत्रण है वहां पर क्या है, परीक्षण है। जहां परीक्षण है वहां पर सत्यता है, शुद्धता है। तो अब बात क्या बनती है कि विज्ञान कब होगा मनोविज्ञान, यह प्रश्न था आपका मनोविज्ञान की विशेषताओं में से, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान विज्ञान है, मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है, मनोविज्ञान कला है, मनोविज्ञान जीव विज्ञान है, ठीक है, तमाम चीजें, ठीक है। अब देखो मनोविज्ञान विज्ञान है, जब प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके व्यवहार संबंधी सत्यता एवं शुद्धता का पता लगाया जाता है, अतः मनोविज्ञान है। तो क्या बताओगे, विज्ञान। विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके व्यवहार संबंधी सत्यता शुद्धता का पता लगाया जाता है, अतः मनोविज्ञान है। तो क्या बताओगे, विज्ञान, ठीक है। अब आपका आंसर जरा सर विकास का विज्ञान तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो विकास मतलब शेषवावस्था, ठीक है। यहाँ पर यूँ कहे कि विकास का विज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान क्या था, विकास का मतलब परिवर्तन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले क्या था, आत्मा, फिर क्या है, मन, फिर क्या हुआ, चेतना, वर्तमान में क्या हुआ, व्यवहार, मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है,
मतलब क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और ये सब विकास किसके माध्यम से हो रहा है, अनुसंधानों के माध्यम से। किसके माध्यम से हो रहा है, अनुसंधानों के माध्यम से। तो क्या याद रखना है, विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट हो रहे हैं। आयाम का मतलब होता है रूप, ये रूप ही है। विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट हो रहे हैं। अतः मनोविज्ञान क्या है, विकास का विज्ञान। देखो, अंतर संबंधों का अध्ययन करता है तो मनोविज्ञान को क्या बोलोगे, व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न अगर आपका ये बनता, मनोविज्ञान में अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, अतः मनोविज्ञान, तो आंसर क्या लगाओगे, व्यवहार का विज्ञान। अगर प्रश्न बनता है मनोविज्ञान में व्यवहार की सत्यता और शुद्धता का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, विज्ञान है। ठीक है, अगर प्रश्न ये बनता है कि विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, विकास का विज्ञान। तो अब आपका कि सर आंसर क्या होगा, कला। अब आप देखो कितने बच्चों का ये आंसर कला था, मुश्किल से 1 या 2 का। ठीक है, जबकि सही आंसर क्या आया, कला। आपको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता था ही नहीं। आप ये मत सोचो कि यार हमारे बिल्कुल भी आंसर सही नहीं हो रहे हैं। आपके आंसर सही इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी तक मेरे से पढ़े ही नहीं। अगर मेरे से पढ़ लेते तो आंसर सही हो जाते, गलत नहीं होते। अब आप एग्जाम देने जाओगे, बिना पढ़े जाओगे या पढ़कर जाओगे, पढ़कर जाओगे तो सारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, पर उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ हालांकि आपके पास वक्त नहीं है, आपके दुनिया भर के काम होते हैं, मूवियाँ देखनी होती है, गाने सुनने होते हैं ना, बहुत सारे काम हैं। ठीक है ना, तो आपके पास एक ही चीज़ के लिए काम समय नहीं है। कौन से कार्य के लिए समय नहीं है, पढ़ाई के लिए। परंतु याद रखिए, हमारा जीवन पढ़ने से बनेगा। आप लोग क्या करते हो, थोड़ी देर पढ़े, फिर किताबें डाल दी, फिर पढ़े, फिर किताबें डाल दी। निरंतरता अगर रखोगे, चेतन अवस्था रखोगे, आपको सब चीज़ समझ में आएगी। और यकीन मानिएगा, साइकोलॉजी अगर मैंने पढ़ाई और आपको समझ में नहीं आई, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि आज दिन तक 10 साल के इतिहास में मेरे स्टूडेंट के 30 में से 20 से लेकर 30 तक नंबर आते हैं। 21, 22, 23, 24। वो नहीं होता है कि 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 नंबर आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करें क्या कि कला, कि सर कला क्यों। तो देखो, कोई भी कार्य में कला दिखाई जाती है। कला क्यों दिखाई जाती है, ताकि उस कार्य में क्या लाया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। पर कि सर कैसे, एक सीधा सा बात, सीधी सी बात। क्या, देखो उदाहरण आप देखिएगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आपने एक नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, मूर्तिकार का। और मूर्तिकार क्या बनाता है, तो आपको सिर्फ मूर्ति बनाता है और क्या बनाएगा, परंतु किससे मूर्ति बनाता है, पत्थर से। किससे मूर्ति बनाता है, पत्थर से। एक मूर्तिकार क्या लेता है, पत्थर लेता है, और उस पत्थर से सुंदर क्या बना देता है, मूर्ति। क्या बना देता है, मूर्ति। इस मूर्तिकार में इस पत्थर को किस में परिवर्तित करने की, मूर्ति में परिवर्तित करने की क्या निहित है, कला। क्या निहित है, कला। अब ये मूर्तिकार इस पत्थर को चाहता तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, तो आप क्या कहोगे, बदल सकता है। वो चाहे तो क्या बना सकता है, पत्थर बना। इस पत्थर को ये मूर्तिकार चाहे तो क्या बना सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर सकता है, और चाहे तो ये जो है इसे अच्छी मूर्ति में भी परिवर्तित कर सकता है। किसके माध्यम से, कला के माध्यम से। अब देखो, यह मूर्तिकार है, मूर्तिकार कौन है, अध्यापक। मूर्तिकार कौन है, अध्यापक। पत्थर कौन है, विद्यार्थी। कौन है पत्थर, विद्यार्थी। अब ये अध्यापक रूपी मूर्तिकार इस पत्थर रूपी विद्यार्थी को डॉक्टर, विशेषज्ञ, इंजीनियर या चोर डाकू बना सकता है या नहीं बना सकता है, तो आप क्या कहोगे, बना सकता है। वाटसन का कथन। तो मुझे एक नवजात शिशु दो, वातावरण के माध्यम से मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, अध्यापक विद्यार्थी को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर रहा है, मूर्तिकार पत्थर को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर रहा है। किसके माध्यम से, कला के माध्यम से। इसका मतलब अध्यापक में भी क्या निहित है, कला निहित है। कब निहित है, जबकि वो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता है। तो एक अध्यापक विद्यार्थी को अपनी इच्छा अनुसार, इसको यूं पढ़ लो
एक अध्यापक विद्यार्थी को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकता है। किसके माध्यम से? कला के माध्यम से। आपको एक शब्द याद रखना है, क्या? कि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, व्यवहार में निपुणता एवं सुंदरता आती है। अतः मनोविज्ञान क्या है? कला है। आता है समझ में? अब अगला प्रश्न किस प्रकार का होगा आप देखिएगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को गणित विषय के, अच्छा प्रश्न जो आपको थोड़ा सा भ्रमित करता है, कंफ्यूजन में डालता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को गणित विषय के सवाल सिखाए जाते हैं। विद्यार्थी बाजार में जाकर क्रय विक्रय करने में सफल हो जाता है। यह है अधिगम, शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुकरण। अब आपका ध्यान कहाँ जाता है? तो आपको याद क्या रखना है? कोई भी विषय को पढ़ाने का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? जोड़ गुणा बाकी भाग सिखाना या दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना। तो सही आंसर क्या होता है? देखो, जब अपने गणित के शिक्षण विधियों में प्रश्न आए क्या कि गणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो दो प्रश्नों में दो ऑप्शन आपके पास, दो में से एक आंसर आपको लगाना होगा। या तो विकल्प में आपका एक दिया होगा दैनिक जीवन में उपयोग करना, या फिर प्रश्न उसमें विकल्प होगा बच्चे में तर्क शक्ति का विकास करना। क्या होगा? तर्क शक्ति का विकास करना, चिंतन का विकास करना। आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्या गणित पढ़ाई जाती है, तो गणित का उद्देश्य क्या? दैनिक जीवन में उपयोग करना। ठीक है, अगर बच्चा दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है, इसका मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। बच्चे के व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब आपका ध्यान जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको परिभाषाएं समझाई, उस समय पर अधिगम पर बात की थी और आपसे अधिगम पर बात क्या की थी कि अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। बच्चे को गणित सिखाए और वो गणित का उपयोग कर रहा है किसमें? अपने क्रय विक्रय करने में। इसका मतलब है कि बच्चे को जो सिखाया उससे उसके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अधिगम हुआ। क्या हुआ? अधिगम हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम। याद रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास किस प्रकार से होता है वो आप देखिएगा। बंदर भीड़ में थाली लेकर भीख मांगता है। यह है, बंदर भीड़ में थाली लेकर भीख मांगता है। यह है। ठीक है, अभ्यास, आवश्यकता, अधिगम या प्रशिक्षण। आप आंसर निकालेगा इसका। अभ्यास, आवश्यकता, अधिगम या प्रशिक्षण। अब आपको क्या याद रखना कि बंदर जो भी कार्य करता है उसे एक कार्य सिखाने पर दूसरा कार्य स्वतः ही कर लेता है, या फिर जो कार्य सिखाया उसी कार्य को करता है। तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो कार्य सिखाया उसी कार्य को करता है। जैसे तोता है, तोते को अपन ने सिखाया क्या? राम राम, तो क्या बोलेगा? राम राम, दूसरा शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है, उसको सिखाया आओ बैठ जाओ, ठीक है, पानी पी लो, तो वही बोलेगा राम राम, आओ बैठ जाओ, पानी पी लो। ठीक है, इसका मतलब व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जहां व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब अधिगम नहीं है। ठीक है, जैसा पढ़ाया, जैसा बताया, जैसा बोला और वैसा का वैसा कर रहा है, तो वहां प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। ठीक है, और बंदर को भीड़ थाली लेकर भीख मांगने का प्रशिक्षण दिया जाता है और वो वैसा ही काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रशिक्षण। बंदर भीड़ में थाली लेकर भीख मांगता है, किसकी देन है? प्रशिक्षण की। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार से होगा उस पर अपन बातचीत करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न आपके सामने है। अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा विषय वस्तु का, बढ़िया प्रश्न जो आपको भ्रमित करता है। अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। अब देखो, दो बातें होती। एक तो क्या कि अध्यापक को जो आता है वो पढ़ा दे, या फिर वह कि जो बच्चों को नहीं आता है वो पढ़ाया जाए। क्या कहोगे आप? क्या पढ़ाएं? मेरे को जो आता है वो आपको बता दूं, या आपको नहीं आता है वो बताया जाए? तो आप क्या बताओगे कि जो हमें नहीं आता है वो पढ़ाए। आता है समझ में? ठीक है, अब वो क्या कि उसे मेरे स्तर से पढ़ाओ या आपके स्तर से पढ़ाओ? तो आप क्या कहोगे? सर हमारे स्तर से पढ़ाओ। सीधी बात, वही चीज़ यहाँ पर है। प्रस्तुतिकरण का मतलब है पढ़ाना चाहिए। किसके आधार पर? विद्यार्थियों के स्तर के आधार पर। कौन सा स्तर? तो क्या बताओगे? अधिगम स्तर, जिससे अपने को समझ में आ जाए। ये आपका प्रसिद्ध प्रश्न है जो कि लगभग हर एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, निर्धारित मानदंडों के आधार पर। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, शिक्षा वर्तमान की बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति के तहत नियमों सिद्धांतों पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। विद्यार्थियों की इच्छा के आधार पर इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो बच्चों की पढ़ने की इच्छा होती है क्या? सवाल ही नहीं उठता।
ठीक है ना। बौद्धिक क्षमता के आधार पर अब ये बात आपको याद रखनी है, बौद्धिक क्षमता और अधिगम स्तर। बौद्धिक क्षमता का मतलब है कितनी देर पढ़ सकता है। कालांश की समय अवधि निर्धारित होती है बौद्धिक क्षमता के आधार पर और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो क्या बताओगे, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आधार। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना है तो क्या बताओगे, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आधार पर, और कालांश की समय अवधि निर्धारित करोगे तो क्या बताओगे, बौद्धिक क्षमता के आधार पर। याद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या होता है उस पर अपन बातचीत करते हैं, देखिएगा। सीधा सा प्रश्न, जिसे देखो पेपर जो है ना 3 प्रकार, मैं आपको एक छोटा सी बातचीत करता हूँ। आपका जो पेपर बनता है, पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का क्या, देखो शिक्षण के जब स्तर की बात की जाती है, क्या है शिक्षण का स्तर, तो 3 प्रकार का होगा। एक तो कौन सा होगा, स्मृति स्तर, यह अपने आप में प्रश्न है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो जो स्मृति स्तर के प्रश्न होते हैं वो आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य पर आधारित होते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब है जो कि एक रटंत क्षमता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, रटंत क्षमता। अपने आप में प्रश्न होता है क्या, रटंत क्षमता। वर्तमान की शिक्षा पद्धति सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बल नहीं दिया गया है, किस पर, रटंत क्षमता का विकास करने पर। तो फिर आपके दिमाग में क्या था, सर क्यों, तो ये भी आप सुन लो। रटने से विद्यार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति प्रोफेसर यशपाल समिति इस बात पर बल देती है कि ज्ञान किताबी न होकर व्यवहारिक जीवन पर आधारित होना चाहिए ताकि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है तो क्या बताओगे, बालक बालिकाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, ठीक है। और एक प्रश्न जब पूछता है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का आदर्श वाक्य है तो क्या बताओगे, बिना बोझ के शिक्षा, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है। अब क्या आता है, बोध स्तर। बोध स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो विवेक पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, विवेक पर, ठीक है। और एक क्या होता है, चिंतन स्तर। यह आपका प्रश्न बन जाएगा चिंतन स्तर का प्रश्न किस पर आधारित होता है, समस्या समाधान का। अब आपकी महत्वपूर्ण बात क्या, देखो सिलेक्शन के लिए स्मृति स्तर के जो प्रश्न आएंगे उनको सब बच्चे करेंगे, रटंत क्षमता आधारित, ठीक है। बोध स्तर का जैसे ये प्रश्न है, ये कौन सा है, स्मृति स्तर का है। जिसने पढ़ रखा है उसका आंसर सही हो जाएगा, जिसने रट रखा है उसका सही हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बोध स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो विवेक आधारित होते हैं, ठीक है ना। और चिंतन स्तर के प्रश्न जो होते हैं वो किस पर होते हैं, समस्या समाधान पर, जिन पर व्यक्ति उलझ जाता है। और आपका सिलेक्शन जो होता है वह कौन से प्रश्नों के माध्यम से होता है, चिंतन स्तर के प्रश्नों। आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि बच्चे के 100 में से 70 नंबर आ जाते हैं, मेरिट जाती है 74 नंबर, 2 नंबर से गया हो, ठीक है। अगर बाय द वे आप ये प्रश्नों का आंसर देने का तरीका अगर सीख गए तो आपके चिंतन स्तर के प्रश्नों का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से ही प्रश्न आ जाता है। पहला क्या, चिंतन का संबंध होता है किससे, समस्या समाधान से। चिंतन का संबंध किससे होता है, समस्या समाधान से, ठीक है। अब इससे भी बढ़िया प्रश्न मैं आपके सामने ये रखता हूं। एक तो क्या, चिंतन का संबंध होता है तो क्या बताओगे, समस्या से। और ये क्या, चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हर शब्द में प्रश्न है। चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो क्या बताओगे, संकेतों के माध्यम से। देखो चिंतन का संबंध होता है तो क्या बताओगे, समस्या समाधान। प्रश्न आता है कि शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है, प्रश्न क्या आता है, शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है तो कौन सा है, चिंतन स्तर, ठीक है। निम्नतम स्तर कौन सा, स्मृति स्तर। उसके बाद क्या, बोध स्तर। फिर क्या, चिंतन। चिंतन का उद्देश्य क्या, समस्या का समाधान करवाना। चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहां से, संकेतों से। अब आप क्या कहोगे, सर कैसे, सुनो। मान लो अपने से कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपसे कहा कि आप इसका आंसर निकालो। आपको आंसर नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश की आपने, आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करते हो,
क्या कहोगे मुझसे? हाँ, क्या कहोगे? सर हिंट दे दो। क्या दे दो? हिंट दे दो। और जैसे हिंट दिया जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, हिंट मतलब क्या? संकेत। तो चिंतन की प्रक्रिया कहाँ से हुई? संकेत से, जिससे क्या हो गया? समस्या का समाधान। तो शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा? चिंतन स्तर। याद रहेगा। ठीक है, अब देखो बात मैं ये कर रहा था, व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण आधारित है रक्त पर, शरीर संरचना पर, कर्म पर या मूल्यों पर। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पढ़ाई नहीं तो दिमाग में आने की संभावना ही पैदा नहीं होती है। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण किया जाता है 400 BC में, ईसा पूर्व। किसके द्वारा किया जाता है? हिप्पोक्रेटस द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हिप्पोक्रेटस द्वारा। और हिप्पोक्रेटस द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर? पित्त के आधार पर। किसके आधार पर किया गया? पित्त के आधार पर, या क्या कहेंगे? क्लियर आंसर। किसके आधार पर किया गया? रक्त के आधार पर। अब साथ में मैं यह भी बता देता हूं कितने प्रकार से किया गया, तो क्या बता दोगे? 4 प्रकार से। तो कि सर 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी आप बता ही दीजिएगा। ठीक है ना? तो 4 प्रकार कौन से? एक तो क्या? काला पित्त, एक क्या? लाल पित्त, एक क्या? सफेद पित्त, और एक क्या? पीला पित्त। क्या क्या हो जाएंगे? एक तो क्या? काला पित्त, दुष्ट प्रवृत्तियों के व्यक्तित्व कैसा होगा? काला। क्रोधित स्वभाव के उद्देश्य केंद्रित लाल पित्त, शांति प्रिय सफेद पित्त। ठीक है, और जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका कौन सा कलर होगा? पीला पित्त। ठीक है, प्रश्न क्या था? व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण। प्रथम वर्गीकरण कब किया गया? 400 BC में। किसके द्वारा किया गया? हिप्पोक्रेटस द्वारा। ठीक है, किसके आधार पर किया गया? पित्त के आधार पर, या किसके आधार पर? रक्त के आधार पर। कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन कौन से बने? काला, लाल, सफेद और पीला। ठीक है, अब वापस आ जाती है बात क्या कि सर अगर आंसर आना होता शरीर संरचना, तो प्रश्न क्या आता है? WH सेल्डन। क्या नाम आता है? WH सेल्डन द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया किस आधार पर? शरीर संरचना के आधार पर। किस आधार पर किया गया? शरीर संरचना के आधार पर। कि सर कितने प्रकार से? तो क्या बताओगे? 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से? गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब ये क्या होते हैं उसके बारे में अपन बाद में अच्छे से बात करेंगे। कर्म के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में व्यक्ति के व्यक्तित्व का कर्म के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे डिटेल से अपन बात करेंगे। मूल्यों के आधार पर स्पेंसर व्यक्तित्व का 6 प्रकार से वर्गीकरण करता है। इसके बारे में भी आपको टॉपिक पर मैं विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा। अभी आपको केवल ये लग जाना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये होता है, बढ़िया प्रश्न, अच्छा प्रश्न, ये सुनिए। आदत के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन का चुनाव करें। प्रसिद्ध प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले शब्द जैसे आती है आदत। अब देखिए, आदत निर्माण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान होता है। जब मैंने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाई उस समय अगर आपने इस पर ध्यान दिया होता तो आपका दिमाग जा रहा है कि यार मैंने एक बात बोली थी कि 5 प्रश्नों का आधार पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है, और वो 5 प्रश्न निश्चित आ जाते हैं अगर आपको पारिभाषिक शब्दावली याद है तो। ठीक है, आदत निर्माण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान होता है। देखो मैंने ये नहीं कहा है कि आदत जो मूल प्रवृत्तियों से होती है, ऐसा नहीं, योगदान होता है। ठीक है, आदत से कार्य में स्वचालन उत्पन्न हो जाता है, नाड़ी संस्थान होती है। आदतें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है
और डी ऑप्शन लिखा हुआ है कोई नहीं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले तो क्या आदत। तो आदत का मतलब होता है किसी भी कार्य को बार बार दोहराया जाए तो वह कार्य आपके व्यवहार में स्वचालित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं आदत। तो इसका मतलब है कि एक आंसर तो ये तो सही है। उसने कहा है कि आदत के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन का चुनाव करें, गलत क्या है इसमें से। ठीक है, ये तो सही है। अब वापस आदत निर्माण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान होता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे भूख प्यास वगैरह जो भी है, ठीक है ना, तो बच्चे को भूख लगती है, इस कारण बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता है। कई बार आपने क्या होता है, तनाव में होते हैं तो व्यक्ति बाल खींचने लग जाता है। ठीक है, किसकी देने आदत। व्यक्ति तनाव में होता है, ठीक है ना, तो अपने पैरों को हिलाता है, क्या है आदत। ठीक है, इसका मतलब है कि मूल प्रवृत्तियों का योगदान है किसमें, आदत में। तो ये भी आंसर क्या हो गया, सही है। वापस पढ़ने की आदत होती है नहीं होती, आपको होती है, मतलब कौन सी आदत, ज्ञानात्मक। दया करुणा व्यक्ति को आती है नहीं आती, आती है, इसका मतलब कौन सी, भावात्मक। खेलने कूदने की आदत, दौड़ने भागने की आदत, मतलब क्या, क्रियात्मक, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। तो गलत क्या है, कोई नहीं। मतलब ये कि सारे ही सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, ये व्यापक प्रश्न होते हैं। कौन सी श्रेणी में रखोगे इनको, व्यापक प्रश्न, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपको इस टॉपिक, आदत टॉपिक के बारे में विस्तार से जानकारी है या नहीं। अब इसी में अगर यहाँ कोई नहीं होता तो कि सर आंसर फिर क्या होता जो ये डालना चाह रहा है। पहली चीज, या तो यह क्या होता कि आदतें जन्मजात होती है, गलत है, आदतें जन्मजात नहीं होती है, याद रहेगा। तो आप बार क्या निकाल दोगे, आदतें जन्मजात होती है, याद, आदतें क्या होती है, अर्जित होती है। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार से बनेगा वो आप देखिएगा, मस्त प्रश्न। व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का मतलब है सतत एवं व्यापक। व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यापकता पर बल नहीं दिया गया है, यह आपके रीट के एग्जाम का प्रश्न निश्चित रूप से होगा। ठीक है, वो आप देखिएगा। कौशलों की व्यापकता पर आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्रियात्मक मूल्यांकन पर आधारित है। किस पर आधारित है, क्रियात्मक, गतिविधियों पर। गतिविधियां मतलब कौशल तो है ही सही। विषय वस्तु की व्यापकता, विषय वस्तु भी होनी चाहिए। रचना संबंधी, विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना, गतिविधियां करना, सारी तमाम चीजें, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, सब चीजें ये भी है। अंक भार संबंधी व्यापकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति के तहत अंक भार पद्धति को समाप्त करने पर बल दिया गया है ताकि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। आंसर क्या आ जाएगा, अंक भार संबंधी व्यापकता, याद रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास क्या होता है वो देखिएगा, किस तरह से आपके प्रश्न होते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ों को गहनता से सुनो। जब भी आपके पास समय मिले आप इस वीडियो को बार बार दोहराइएगा, सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों का स्वतः ही प्रश्न कौशल अच्छा हो जाएगा, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, और आप आंसर देने लग जाओगे। देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, कभी कभार क्या होता है कि अपने को विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, फिर भी आपके आंसर सही जाएंगे। आंसर सही जाने का मुख्य कारण क्या होता है कि आपको ये पता है कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है और उसका आंसर हमें कैसे देना। आप लोग करते क्या हो, प्रश्न उठा लेते हो, क्लिक कर लेते हो, इसका ए सही है, इसका बी सही है, इसका सी सही है, इसका डी सही है, रट रहे हो। और रटने से व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ होता है, वह अपनी समस्या समाधान के योग्य नहीं बनता है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना होगा। और मैंने टोटल प्रश्नों पर बल दिया है, चिंतन पर, कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो फिर आंसर क्या होता है और इसका आंसर यहाँ तक क्यों आया। ठीक है, और उसका विषय वस्तु का व्यापक विश्लेषण क्या है। अगर आप गौर से इस चीज़ को ध्यान दोगे तो आपकी समस्त मनोविज्ञान संबंधी, शिक्षण विधियों संबंधी, ठीक है, समस्त चीज़ों का समाधान हो जाएगा। आप देखो बढ़िया वाला जो प्रश्न है वो आप यहां देखिएगा और इसका आंसर निकालो आप। शिशु के शरीर की लंबाई जन्म के समय की लंबाई की लगभग 2 गुना हो जाती है। निकालिएगा आप आंसर। 6 माह, 12 माह, 2 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी आपका आंसर, क्या आंसर होगा, 6 माह। इस प्रश्न का आंसर वही बच्चा निकाल पाएगा जो ऑफलाइन में मेरे से पढ़ा हुआ है, बाकी नहीं निकाल सकते। मुझे पता है आपका आंसर 6 माह ही बताओगे, कुछ 12 माह बताएंगे, हो सकता है 6 माह से ही हो। अब इसका आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो क्या बात आती है, उसने किस पर बल दिया है, लंबाई पर।
जब अपन पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, जो प्रथम 2 वर्ष में अधिक बढ़ती है। उसके बाद प्रति वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ते हुए शेषवावस्था के अंत तक 101 सेंटीमीटर हो जाती है। शेषवावस्था के अंत तक कितनी हो जाती है, 101 सेंटीमीटर हो जाती है। ये बोला मैंने शेषवावस्था के अंत तक। अब देखो इसके लिए वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा जिसको पूरी ये सारी चीजें बताएं। 51 सेंटीमीटर जन्म के समय, 101 सेंटीमीटर शेषवावस्था। वापस दिक्कत पैदा होगा कि सर शेषवावस्था का वर्गीकरण तो मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ा है, कोई तो लिखता है 0 से 2 वर्ष से, कोई लिखता है 4 वर्ष से, कोई लिखता है 5 वर्ष से, परंतु व्यापक रूप से सार्वभौमिक विकास की जब बातचीत की जाती है तो शेषवावस्था रखी जाती है 0 से 5 वर्ष। जब सार्वभौमिक विकास की बात की जाएगी तो शेषवावस्था की उम्र क्या होगी, 0 से 5 वर्ष। ठीक है, तो अब बात क्या है कि शेषवावस्था 0 से 5 वर्ष मतलब शेषवावस्था का अंत मतलब क्या है। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये आंसर आएगा, अरे पहले नहीं आया ना, बताने के बाद आया। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत थी। ज्यादातर विद्यार्थियों ने आंसर लगाया होगा 6 माह, जो कि क्या था, पूर्णतः गलत था। अब आप बताओ 51 सेंटीमीटर जन्म के समय, शेषवावस्था का मतलब क्या, 5 वर्ष, और 5 वर्ष तक कितनी हो गई, 101। 51 का दुगना कितना होता है, 102, 101। इसका मतलब ये देखेगा। अब आप सिर पकड़ोगे, अरे सर हमारा ये गलत हो गया, 6 माह क्यों गलत हुआ, इसका कारण बता देता हूं। इसलिए गलत हुआ, आपने पढ़ा था नो डाउट, क्लियर नहीं किया। क्या क्लियर नहीं किया, सुनो सुनिएगा। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर का भार 3 किलोग्राम होता है, जो प्रथम 6 माह में 2 गुना हो जाता है। क्या, भार, न कि लंबाई। ठीक है, भार 2 गुना हो जाता है तो क्या बताओगे, प्रथम 6 माह में, और लंबाई 2 गुना हो जाती है तो क्या बताओगे, 5 वर्ष में। समझ पा रहे हो। ठीक है, आगे और अपन बात करते हैं किस तरह का आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, उस पर अपन विचार विमर्श करते हैं। देखो शानदार प्रश्न। शिशु के शरीर के वजन में सर्वाधिक वृद्धि देखी जाती है। शिशु के शरीर के वजन में सर्वाधिक, एक काम कीजिएगा, इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर लो। शिशु के शरीर के वजन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी जाती है, यो कर लो। शिशु के शरीर के वजन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, 0 से 6 माह, 6 से 12 माह, 12 से 60 माह, ठीक है, या 12 से 24 माह। अब इसका आंसर आप डायरेक्ट तुक्का नहीं मारे, पूरा डिटेल देखें। क्या, जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर का वजन लगभग कितना होता है, 3 किलोग्राम। कितना होता है, 3 किलोग्राम। प्रथम 6 माह में 2 गुना हो जाता है, मतलब 6 किलोग्राम। एक वर्ष में 3 किलोग्राम, 1 वर्ष में 9 किलोग्राम हो जाता है, तथा शेषवावस्था के अंत तक 15 किलोग्राम हो जाता है। इसको मैं और अपन डिटेल से जब अभिवृद्धि और विकास का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। अभी इसको समझो। जन्म के समय वजन कितना था, 3 किलोग्राम। प्रथम 6 माह में कितना हो गया, 6 किलोग्राम, मतलब कितना हो गया, 2 गुना। इसका मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 100%। था उससे दुगना हो गया, मतलब कितनी वृद्धि हो गई, 100%। अब यहां देखो, कितने किलोग्राम बढ़ा। अब आप कहोगे सर बढ़ा तो बराबर है, अरे वो बात कर रहा है किसकी, प्रतिशत की। ठीक है, 3 किलोग्राम से 6 किलोग्राम हुआ 100%। 6 से कितना हुआ, 9,
ठीक है। और कल आपको जिगर भट्ट सर ने जो है प्रतिशत वृद्धि, इतने प्रतिशत, कितना प्रतिशत कमी है, कितना बढ़ती है, तो देखो 6 की जगह कितना हो गया 9, ये सब बताया था। अब देखो 3 किलोग्राम वृद्धि हुई किसमें 6 में, इसका मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 50%। कितना बढ़ रहा है 50%, ठीक है। फिर उसके बाद में केवल कितना बढ़ा 6, ठीक। प्रतिशत में यहाँ 100 था और यहाँ पर कितना रह गया 50। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कब दर्ज की गई, प्रारंभिक 6 माह में। क्या कहोगे, प्रारंभिक 6 माह में। देखो मैंने यहाँ पर 6 से 12 लिखा है, एग्जामिनर ने 6 से 12 लिखा है, 0 से 12 नहीं लिखा, ठीक है। 0 से 12 होता तो हो सकता है आंसर कुछ और होता, ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा 6 से 12, इसका मतलब 6 माह से और 12 माह, ठीक। यहाँ देखो 12 से 60, ठीक है। एग्जामिनर एक्सपर्ट होता है, एग्जामिनर क्या चाहता है, आपसे सही आंसर निकालना या गलत निकालना। हाँ, एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका आंसर गलत हो, ठीक है, और इसलिए वो जान करके क्वेश्चन को घुमाता है। तो आपको क्या याद रखना है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है तो क्या बताओगे 0 से 6 माह, याद रहेगा ये तमाम चीजें। आगे अगला प्रश्न आपका किस प्रकार का होता है उस पर अपन विचार विमर्श करते हैं। मस्त प्रश्न और छोटा सा प्रश्न जो आपकी व्यापकता पर निर्भर हुआ है, ठीक है। इससे संबंधित जो प्रश्नों पर अपन विचार विमर्श करेंगे वो देखो। सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। अब इसके लिए आपको 2 शब्द याद रखने पड़ेंगे, एक तो होता है सर्वाधिक और एक होता है अधिकतम। देखो आप पहले इसको आंसर आप निकालिएगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और शेषवावस्था। क्या आंसर होगा वो आप टिक करें। अब मैं इसका थोड़ा सा आपके जो भी विश्लेषण है वो करते हैं। वह क्या, 5 वर्ष मतलब शेषवा अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है कितना प्रतिशत, 90%। कितना हो जाता है 90%, ठीक है। बाल्यावस्था के अंत तक हो जाता है कितना 95%, ठीक है। और अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 16 से 20 वर्ष की आयु तक विकास, मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है, सिर एवं मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाता है कब तक, 16 से 20। अब देखो आप मतलब क्या लिख दूं 100%। अब देखिएगा 5 वर्ष की आयु मतलब शेषवावस्था में कितना तक हो गया 90% तक, ठीक है। बाल्यावस्था में कितनी वृद्धि हुई +5, उसके बाद में कितनी वृद्धि हुई +5। देखिए सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास हो जाता है। अब देखो 2 शब्द है, एक तो सर्वाधिक और एक अधिकतम। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा कब होता है, तो सबसे ज्यादा जो है वह कब हो रहा है 90%, फिर बाद में तो 10% ही बढ़ा ना, ठीक है। तो सर्वाधिक विकास हो जाता है आरंभ में, इसका मतलब है शेषवावस्था में। और अगर प्रश्न ये बनता, क्या प्रश्न बनता कि सिर एवं मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाता है, क्या बनता अधिकतम विकास हो जाता है, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाता किशोर अवस्था, है ना। क्या आंसर आ जाता किशोर अवस्था। अगर प्रश्न पूछता है सर्वाधिक हो जाता है तो क्या बताओगे शेषवावस्था, और अधिकतम हो जाता है तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा किशोर अवस्था। और अगर प्रश्न ये बोलता है विकास की गति मध्यम होती है, विकास की गति मध्यम होती है तो क्या बताओगे बाल्यावस्था। परंतु अगर प्रश्न आ जाए सामाजिक विकास, नैतिक विकास, समानीकरण सर्वाधिक होता है तो कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। अब देखो चीजें अलग अलग, सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है तो क्या बताओगे शेषवावस्था, क्या बताओगे शेषवावस्था, ठीक है। विकास की गति मंद होती है, मध्यम होती है तो क्या बताओगे बाल्यावस्था, ठीक है। प्रश्न बनता है सामाजिक विकास, समाजीकरण, नैतिक विकास सर्वाधिक होता है तो भी क्या बताओगे बाल्यावस्था। और अगर प्रश्न आता है कि संवेगों में उग्रता पाई जाती है, प्रश्न क्या बनता है संवेगों में उग्रता पाई जाती है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा किशोर अवस्था,
क्या बताओगे? किशोर अवस्था। और अगर प्रश्न आपका ये बन जाता है बालिकाओं के शरीर की लंबाई अचानक तीव्र गति से बढ़ती है, तो क्या बताओगे? बाल्यावस्था का अंत। और अगर प्रश्न बनता है बालकों के शरीर की लंबाई अचानक तीव्र गति से बढ़ती है, तो किशोरावस्था का आरंभ। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न की अपनी भाषा होती है, प्रत्येक प्रश्न की अपनी प्रकृति होती है। आपके प्रश्नों का आंसर होता है गलत। क्यों? क्योंकि आप प्रश्न को समझने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, अभी यहाँ गलती क्यों हुई? क्योंकि उसने दिया सर्वाधिक और आपने समझ लिया कि यार अधिकतम किशोर अवस्था तक हो जाता है। अरे अगर अधिकतम देगा तो आंसर आएगा किशोर अवस्था, और अगर प्रश्न आता है सर्वाधिक तो आंसर आएगा शैशव अवस्था। याद रहेगा? ठीक है, अगला प्रश्न और देखिएगा आप किस प्रकार का आपका प्रश्न होता है। मस्त प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पर अच्छा प्रश्न, परेशान करने वाला प्रश्न। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस प्रश्न का आंसर 90% स्टूडेंट का गलत आएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा? क्या बताओगे? शैशवावस्था। या कुछ बताएंगे क्या? जन्म के समय, यही ना? बाकी इसके अलावा तो आंसर तक अपन जाएंगे। अब आंसर इसका क्या आएगा वो आप लोग निर्धारित करोगे। क्या? सुनिएगा। जन्म के समय नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 प्लस होती है, जो शैशवावस्था के अंत तक बढ़कर कितनी हो जाती है? 310। बाल्यावस्था के अंत तक बढ़कर कितनी हो जाती है? 350। किशोर अवस्था के अंत तक हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। अब बताओ, हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो आप क्या बताओगे? कितनी? 350। कब? बाल्यावस्था के अंत तक। आपने आंसर लगाया था क्या? नहीं ना, क्योंकि अपने को दो ही बातें याद थी। क्या याद थी? कि जन्म के समय 270 होती है और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है? 206 होती है। तो अपने को क्या लगा कि कम हो जाती है? ऐसा नहीं है, प्रारंभ में बढ़ती है और बाद में कम होती है। इसी संदर्भ में प्रश्न आपका यह बन जाता है, जन्म के बाद हड्डियों की संख्या के संदर्भ में सही का चुनाव करें। तो उसमें ऑप्शन में यह बात लिखी होगी कि पैदा होने के बाद आरंभिक समय में बढ़ती है, फिर कम होकर स्थायी हो जाती है। क्या बताओगे? पैदा होने के बाद प्रारंभ में बढ़ती है और फिर बाद में कम होती है और फिर क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। फिर आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? उसका कारण आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उनके हाथ पैर क्या होते हैं? कठोर या मुलायम? तो क्या बताओगे? मुलायम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? मांसपेशियां, झिल्लियां पाई जाती है। तो वो जो झिल्लियां, मांसपेशियां हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है? हड्डियों में बदलती है। तो हड्डियों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में दृढ़ता आती है, तो वो छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती है और हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। कब? किशोर अवस्था के अंत तक। याद रहेगा? ठीक है, प्रश्न अगर अपना बनता है कि हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो क्या बताओगे? बाल्यावस्था में। और अगर प्रश्न ये बन जाता है शरीर एक संगठित ढांचा प्राप्त कर लेता है, तो फिर आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था का आंसर क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था का अंत। एक संगठित व्यवस्थित ढांचा प्राप्त कर लेता है तो क्या बताओगे? किशोर अवस्था का अंत। याद रहेगा? अगला प्रश्न आपके सामने यह होता है, इस प्रकार होता है। सुनो, शिशु के शरीर की मांसपेशियों का भार शरीर के भार की तुलना में सबसे कम होता है। यहां पर शिशु शब्द हटा दीजिएगा, ये यहां से इसको हटा दो और केवल ये रखो, शरीर में मांसपेशियों का भार, मांसपेशियों का भार शरीर के भार की तुलना में, यहां तक इसको हटाएं और यहां से इसको पढ़ना प्रारंभ करें। मांसपेशियों का भार शरीर के भार की तुलना में सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। जन्म के समय नवजात शिशु के मांसपेशियों का भार शरीर के भार की तुलना में 23% होता है, जो शैशवावस्था के अंत तक 25% हो जाता है, बाल्यावस्था के अंत तक 33% हो जाता है और किशोर अवस्था के अंत तक 45% हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ रखा है।
जन्म के समय कितना होगा 23%, शेषवावस्था के अंत में कितना होगा 25%, बाल्यावस्था के अंत में कितना होगा 33% और किशोरावस्था के अंत में कितना होगा 45%। तो आप तो इससे फटाफट आंसर आ जाएगा क्या 23% मतलब जन्म के समय, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, यहां पर सही आंसर क्या आता है वृद्धावस्था। ये चीजें आपको हटा दी जाएगी, ये नहीं होता है ऑप्शन में, ये साथ में लिख दिया है, ये नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, वो डायरेक्ट के अंदर क्या आएगा वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और जन्म के समय। ये प्रतिशत जो है वो आपके वहाँ पर विकल्प में नहीं आएगा, क्यों आएगा तो 6% आप फटाक से लगा दोगे, ठीक है। अब प्रश्न ये था कि मांसपेशियों का भार शरीर के भार की तुलना में सबसे कम होता है, तो आंसर क्या आएगा वृद्धावस्था में। आंसर क्या आएगा वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में मांसपेशियों का भार केवल कितना हो जाता है 6%। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में क्या होता है केवल हड्डियां बचती है, मांस तो क्या होता है सूख जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें गिरावट आ जाती है, तो क्या आ जाएगा आंसर वृद्धावस्था। अगला प्रश्न आपका क्या बनता है वो आप देखिएगा। आपके अनुसार 3 माह के शिशु के शरीर की लंबाई लगभग होती है। तो मैं इस प्रश्न को आपको बता चुका, ठीक है। आपके अनुसार 3 माह के शिशु के शरीर की लंबाई लगभग कितनी होती है 23 इंच, 54 इंच, 28 इंच या 33 इंच। क्या आंसर होगा? हाँ, क्या बताओगे? 54 इंच, जो कि क्या है गलत है। फिर आपका सर आपने भी तो बताया था कि जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर की लंबाई 51, परंतु मैंने क्या लिखा था सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखा है इंच, डिफरेंस है ना। 51 सेंटीमीटर का मतलब होता है लगभग 19 से 20 इंच, ठीक है। आपका बच्चा कितने महीने का हो गया 3 महीने का, तो 3 महीने में कितना बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 इंच, और 3-4 इंच बढ़ेगा मतलब 19 से कितना हो जाएगा लगभग 23 इंच का। तो आंसर क्या आ जाएगा 23 इंच। ये प्रश्न केवल इसलिए पूछा गया कि उसको ये देखना था कि आपको ये पता है या नहीं है कि सेंटीमीटर और इंच में अंतर होता है, ठीक है। तो 3 माह के शिशु के शरीर की लंबाई लगभग कितनी होगी 23 इंच, बाकी आंसर गलत, याद रहेगा, ठीक है। और अगर इसी को अगर वो सेंटीमीटर में पूछता तो लगभग कितनी आ जाती 55 से 56 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके पास में यह है, अच्छा प्रश्न, बाल्यावस्था की। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। बाल्यावस्था के आरंभ में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार की तुलना में कितने प्रतिशत होता है, ये मैं आंसर बता चुका हूं, आपको आंसर निकालना है 28, 25, 33 या 23, आप खुद निकालें। अरे इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, उस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए ज़्यादा जो अपने पास है ही नहीं। आपको बताया जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर की तुलना में मांसपेशियों का भार कितना होता है 23%, और शेषवावस्था के अंत तक कितना हो जाता है 25%। उसने यह पूछा है बाल्यावस्था के आरंभ में। बाल्यावस्था के आरंभ का मतलब क्या है, 1 मिनट सोचो। सोमवार का अंत मतलब क्या, मंगलवार का आरंभ, समझे कुछ क्या। शेषवावस्था का अंत मतलब क्या, बाल्यावस्था का आरंभ, और शेषवावस्था के अंत में कितना, तो आपको क्या बोला 25, तो बाल्यावस्था के आरंभ में कितना 25%। आता है समझ में। यह आपके 30 प्रश्न जिनमें के तहत अपन ने सब प्रकार से विचार विमर्श किया, ठीक है, कि क्या अपन किस तरह से प्रश्न बनेंगे और उनका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। और आपको मुझे जहाँ तक संभावना क्या है, पूरा विश्वास है किसके ऊपर, आप पर नहीं खुद पर, कि मैं समझाऊंगा तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। परंतु देखो बात क्या है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सुनना तो आपको पड़ेगा। जितना ज़्यादा सुनोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। और भी आपको व्यापक रूप से प्रत्येक टॉपिक के आधार पर प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे, विश्लेषणात्मक पूरा टॉपिक टू टॉपिक अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको निश्चित रूप से संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आपको केवल एक काम करना है कि ये जो भी मैटर है उसे बार बार सुनना है, ठीक है, चेतन अवस्था में रहकर, ठीक है। और कोशिश आप ये करें कि पूरे टॉपिक को एक समय में अगर आप सुनेंगे तो आपका ध्यान लगेगा, और अगर ध्यान लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका शिक्षण प्रभावी
हो जाएगा और आपकी जो विभ्रांतियां हैं, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं मनोविज्ञान संबंधी, उन सब का आपका समाधान होगा। ठीक है, और आपके शानदार नंबर आएंगे। शिक्षण विधियां भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उनमें भी आपके वो शानदार नंबर आएंगे। शिक्षण विधियां आपको आसानी से ईजी वे में आपको याद होगी और समझ में आएगी, ये मैं निश्चित रूप से आप लोगों से वादा करता हूँ। आप लोग अगले वीडियो में अपन टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, प्रत्येक टॉपिक पर विचार विमर्श किया जाएगा। धन्यवाद।